हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम सितंबर महीने के 3rd वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करेंगे। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने सभी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, हमने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। जितने भी आपके आने वाले बैंकिंग एग्ज़ाम के जो मेंस जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपका, तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। इसमें 12 टेस्ट हैं और 40 क्वेश्चंस का हर एक सेट है। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं इसमें और 6 महीने की इसकी वैलिडिटी है। तो मार्च से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर्स को क्विज़ फॉर्मेट में आपके लिए तैयार किया गया है। जो भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस लगेगी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उनसे संबंधित ये टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी तैयारी में। तो यदि आप बाय करना चाहते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। In football, India clinched the SAFF Under-17 Championship title, defeating which country 4-0 in the final? फुटबॉल में भारत ने फाइनल में किस देश को 4-0 से हराकर SAFF Under-17 चैंपियनशिप खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, नेपाल। तो बात यहाँ पर फुटबॉल की हो रही है और फुटबॉल में भी SAFF Under-17 चैंपियनशिप की। तो इसका 7th एडिशन हाल ही में श्रीलंका में संपन्न हुआ है और फाइनल कोलंबो में हुआ। यहाँ पर भारत ने नेपाल को हराकर ये टाइटल जीत लिया है और भारत ने टाइटल चौथी बार जीता है। और ये जो SAFF Under-17 चैंपियनशिप है, इसका ये 7th एडिशन रहा है। आपको बता दें 6 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, 6 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और भारत के वलनाला पेके गेट, इन्होंने ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। और बेस्ट गोलकीपर अवार्ड्स ये जीता है साहिल पुनिया ने। द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कंप्लीटेड इट्स विच एनिवर्सरी ऑन 10 सितंबर 2022? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने 10 सितंबर 2022 को अपनी किस वर्षगांठ को पूरा किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, सेकंड। तो आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY। आप योजनाओं को इस तरह से भी याद रखा करें, जो इनके एक्रोनिम होते हैं ना, PMMSY, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। जरूरी नहीं कि पूरा नाम ही दिया जाए। तो इसकी 2nd एनिवर्सरी मनाई गई 10 सितंबर 2022 को। आपको जानना चाहिए इस स्कीम का जो मकसद रहा वो ये है कि 2024-25 तक 68 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और जो फिशरीज सेक्टर है, इसने इम्प्रूवमेंट भी दिखाई है। 14.3% का इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है जो भी फिशरीज सेक्टर है 2019-20 से 2021-22 तक के पीरियड में। और जो फिश प्रोडक्शन है वो भी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, 161.87 लाख टन्स। इतना फिश प्रोडक्शन हुआ 2021-22 के दौरान। इसी स्कीम के बारे में जानना चाहिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये 10 सितंबर 2020 को लॉन्च की गई थी। इसका मकसद वही है कि ब्लू रिवॉल्यूशन को और उजागर करना और फिशरीज सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना। और 2020 से 2025 तक के लिए ये स्कीम है। यूनियन बजट 2019-20 में इसको अनाउंस किया गया था। और इसमें भी 2 सेपरेट कंपोनेंट्स हैं, एक तो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसका जो टोटल बजट है ये 20,050 करोड़ रुपए का है, जिसमें कि सेंट्रल शेयर 9,407 करोड़ के हैं, स्टेट शेयर 4,880 करोड़ रुपए और बेनिफिशरीज का कंट्रीब्यूशन 5,763 करोड़ रुपए का रहेगा। आपको जानना चाहिए जो फिश प्रोडक्शन है, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2024-25 तक ये 22 मिलियन मैट्रिक टन्स तक पहुंच सकता है, जबकि 2018-19 में ये 13.75 मिलियन मैट्रिक टन्स रहा है। बाकी आप जानते हैं मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री ये पुरुषोत्तम रूपाला है। CB जॉर्ज हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? CB जॉर्ज को किस देश में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, जापान। तो देखिए सीनियर डिप्लोमेट है CB जॉर्ज। ये जापान में नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर चुने गए हैं और फिलहाल ये कुवैत में
कार्यरत हैं, या ये कुवैत में भारत के एम्बेसडर हैं, और ये संजय कुमार वर्मा को रिप्लेस करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए प्रकाश चंद, ये भी नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए गए हैं एरिट्रिया में। और हाल ही में हमने ये देखा कि नागेश सिंह ये थाईलैंड में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए गए। नीता भूषण ये न्यूजीलैंड में भारत की नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाई गई। संजय कुमार वर्मा ये नेक्स्ट हाई कमिश्नर बनाए गए कनाडा में भारत के। और अमित कुमार ये नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। Karnataka Bank Limited has now become part of the Karnataka government's integrated financial management system IFMS खजाने सेकंड। नेम द बैंक्स MD एंड CEO। कर्नाटक बैंक लिमिटेड अब कर्नाटक सरकार की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली खजाने सेकंड का हिस्सा बन गया है। बैंक के MD और CEO का नाम बताएं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा महाबलेश्वर MS। तो आपको जानना चाहिए कर्नाटक बैंक, अब जो कर्नाटक जो सरकार है उसका एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है खजाने सेकंड, तो इसका एक हिस्सा बन गया है, ताकि जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए जो नोडल एजेंसी अकाउंट सिस्टम होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। आपको बता दें गवर्नमेंट को जो एफर्ट हैं ताकि जो कैश बेनिफिट्स हैं वो टारगेटेड बेनिफिशरीज तक पहुंच सके, जैसे DBT वगैरह है, तो उसके लिए इस बैंक को अब जो है एजेंसी पार्टनर की तरह यूज़ किया जाएगा कर्नाटक बैंक को सरकार द्वारा, कर्नाटक की सरकार द्वारा। बाकी आपको जानना चाहिए कर्नाटक बैंक के बारे में। MD एंड CEO इसकी बैंक के महाबलेश्वर MS हैं। हेडक्वार्टर्स मंगलोर कर्नाटक में है। टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। इंश्योरेंस ombudsman disposed of how many complaints against insurance firms across the country during 2020-21 compared to 30,596 इन 2020-21। फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा, यहाँ पर जो है ना देखिए, इंश्योरेंस ombudsman disposed of how many complaints against insurance firms across the country during 2021-22 compared with 30,596 इन 2020-21। तो यहाँ पर जो ये दो बार लिखा है ना 2021-21, ये 2021-22 है। बीमा लोकपाल ने वर्ष 2020-21 में 30,596 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान देश भर में बीमा फर्मों के खिलाफ कितनी शिकायतों का निपटारा किया है। ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 40,527। तो देखिए जो इनको बोलते हैं अल्टरनेटिव मोड ऑफ रिजोल्विंग डिस्प्यूट्स, जो ये ombudsman वगैरह होते हैं ना, इनको अल्टरनेटिव मोड बोलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि 2021-22 में 32% मोर कंप्लेंट्स यहाँ पर डिस्पोज की गई हैं इनके द्वारा। इंश्योरेंस ombudsman ने 40,527 कंप्लेंट्स इंश्योरेंस सेक्टर में डिस्पोज की हैं। कंपेयर करेंगे हम 2020-21 से, जहाँ पर 30,596 कंप्लेंट्स डिस्पोज की थी। ombudsman की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा 2017 में इसके लिए रूल्स फ्रेम किए गए थे। ombudsman कोई भी फीस चार्ज नहीं करता है। और इंश्योरेंस ombudsman की बात करें तो पूरे भारत भर में 17 अलग अलग लोकेशंस पर इसके ऑफिस मौजूद हैं। और आपको बता दें कि 3 महीने के अंदर अंदर ombudsman को अपना जो भी फैसला है वो पास करना होता है। और जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन है जो आप इंश्योरेंस ombudsman से जो आप चाह रहे हैं वो 30 लाख रुपए से ज़्यादा का होना नहीं चाहिए। और एक बार जब अपना फैसला सुना देता है इंश्योरेंस ombudsman, उसके बाद मतलब जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसको 30 दिन के अंदर अंदर उसका निपटारा करना होता है। विच इंश्योरर लॉन्च इट्स हेल्थ गेन पॉलिसी ऑन पॉलिसी बाजार्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पॉलिसी बाजार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किस बीमाकर्ता ने अपनी हेल्थ गेन पॉलिसी लॉन्च की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस इसने वन ऑफ इट्स फ्लेक्सिबल एंड पॉपुलर प्रोडक्ट जिसका नाम है रिलायंस हेल्थ गेन पॉलिसी, इसको लॉन्च किया है पॉलिसी बाजार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इसके तहत जो भी कस्टमर्स हैं वो अपनी हेल्थ पॉलिसी को अपनी तरह से पर्सनलाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी आपको जानना चाहिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के CEO राकेश जैन हैं। अच्छा, इंश्योरेंस से संबंधित एक और करंट अफेयर मैं यहीं पर क्लब कर रहा हूँ, आपको जानना चाहिए। लॉर्ड्स मार्क इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज़ का इंश्योरेंस डिवीजन है, तो इसे IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस मिल गया है, ताकि अपना लाइफ और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है सेल कर सके।
तो इसके लिए अपना प्लेटफॉर्म यूज करेगा पॉलिसी किंग। बाकी आपको जानना चाहिए सच्चिदानंद उपाध्याय ये लोड्स मार्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं। The Unified Payments Interface UPI has clocked how many crore transactions in August? Unified Payments Interface ने अगस्त में कितने करोड़ लेन देन पूर्ण किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 657 करोड़। तो देखिए जुलाई के महीने में 600 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शंस हुए थे। वहीं अगर हम अगस्त महीने की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई ने 657 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो है क्लॉक किए हैं। तो 5% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ यहाँ पर देखने के लिए मिली है। और टोटल अगर हम मतलब वैल्यू की बात करें, जो ये ट्रांजैक्शन हुए 557 करोड़ ट्रांजैक्शन जो इनकी वैल्यू कितनी रही, तो ये रही 10.72 लाख करोड़ रुपीस की। बाकी आपको जानना चाहिए अगर हम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा की बात करें तो इस साल अब तक जो टोटल ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो 77.94 लाख करोड़ रुपए के हुए हैं। हाउ मच इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट वॉज रिपोर्टेड इन अप्रैल टू अगस्त 2022-23? अप्रैल अगस्त 2022-23 में भारत का माल निर्यात कितना रहा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 33.0 बिलियन यूएस डॉलर। तो देखिए भारत ने यहाँ पर जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है अगस्त 2022 में ये 33 बिलियन यूएस डॉलर रिकॉर्ड किया है। लगभग वही सिमिलर लेवल है जो अगस्त 2021 में हमने रिकॉर्ड किया था। अगस्त 2021 में 33.38 बिलियन यूएस डॉलर का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हमने अचीव किया था। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का मतलब होता है केवल गुड्स की हम बात कर रहे हैं, जो सामान होता है ना उसकी बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे कि कितनी सर्विसेज हमने एक्सपोर्ट की हैं, केवल गुड्स की, जो टेंजिबल गुड्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं देख सकते हैं, इस तरह के गुड्स की बात कर रहे हैं, उसको कहते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। तो अगस्त में हमने 33 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट इस तरह का किया है। आपको बता दें जो इंडिया का मर्चेंडाइज इंपोर्ट रहा, ऊपर तो हमने एक्सपोर्ट की बात करी 33 बिलियन यूएस डॉलर की, जो हमारा मर्चेंडाइज इंपोर्ट रहा अगस्त 2022 में ये 61.68 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, जो कि 36.78% ज़्यादा है। किससे? अगस्त 2021 के मुकाबले। अगस्त 2021 में 45.09 बिलियन यूएस डॉलर का हमने इंपोर्ट किया था। साथ ही इंडिया का जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट रहा अप्रैल से अगस्त 2022 तक ये 317.81 यानी कि 317.81 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। और अगर हम सेम पीरियड की बात करें 2021-22 में, ठीक है, तो उससे बढ़ा है 45.64% बढ़ा है। अच्छा, अगर हम मेजर कमोडिटी ग्रुप्स की बात करें जो हमने एक्सपोर्ट किया अगस्त 2022 में, यह है इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी। और मेजर कमोडिटी ग्रुप्स इंपोर्ट जो हमने किया अगस्त 2022 में, पेट्रोलियम, क्रूड एंड प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड कोल, कोक एंड ब्रिक्वेट्स। India's external debt at end March 2022 grew by what percent over 573.7 billion US dollar as at end March 2021? मार्च 2022 के अंत में भारत का विदेशी ऋण मार्च 2021 के अंत में 573.7 बिलियन यूएस डॉलर से कितना प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा 8.2%। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछ ले जाते हैं इस तरह का डेटा, और ये आपको 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। ऐसे तो कुछ समझने के लिए नहीं है, मतलब एक ही बार में समझ सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा उलझा देती है, तो आपको बार बार डिटेल पढ़ना होगा और समझना होगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसमें जो एक्सटर्नल डेट मैनेजमेंट यूनिट है, तो इसने 28th एडिशन लॉन्च किया है स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेट 2021-22। इस तरह की एक रिपोर्ट इसने लॉन्च की है। इसने बताया कि मार्च 2022 के एंड तक भारत का जो एक्सटर्नल डेट रहा ये 620.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है, यानी कि 8.2% बढ़ा है यदि हम मार्च 2021 से इसको कंपेयर करें, क्योंकि मार्च 2021 में 573.7 बिलियन यूएस डॉलर ये रहा था। और अगर हम यदि हम बात करें यूएस डॉलर डिनोमिनेशन में तो 53.2% रहा, और इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड डेट की अगर हम बात करें तो 31.2% रहा है। एक्सटर्नल डेट एज अ रेशियो टू जीडीपी, इसमें गिरावट देखने को मिली है 19.9% की अगर हम मार्च 2022 के एंड तक की बात करें।
और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स एज अ रेशियो टू एक्सटर्नल डेट की अगर हम बात करें तो ये भी थोड़ा कम रहा है, 97.8% रहा है मार्च 2022 के एंड तक। कमर्शियल बोरोइंग्स, एनआरआईज डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट एंड मल्टीलेटरल लोन्स, ये सभी भारत का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है उसमें 90% कंट्रीब्यूट करते हैं। सोवरेन एक्सटर्नल डेट कितना है? 130.7 बिलियन यूएस डॉलर मार्च 2022 तक। ठीक है, सोवरेन एक्सटर्नल डेट मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लायबिलिटी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डेट है, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो इंटरनेशनल डेट है, उसको बोलते हैं सोवरेन एक्सटर्नल डेट। नॉन सोवरेन एक्सटर्नल डेट कितना है? 490.0 बिलियन यूएस डॉलर। और इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है ये 23rd पोजीशन पर है ग्लोबली, यानी अगर हम सरकारों के ऊपर डेट की बात करें तो उस पोजीशन पर भारत 23rd पोजीशन पर है। विच इंश्योरर हैज लॉन्च्ड आई सिलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लान? किस बीमाकर्ता ने आई सिलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लान लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। तो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने आई सिलेक्ट गारंटीड फ्यूचर, ये एक तरह का इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग सेविंग्स एंड प्रोटेक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो इसने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। बाकी आपको जानना चाहिए कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। MD एंड CEO अनुज माथुर हैं, हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है। विच इंश्योरर हैज लॉन्च्ड अ टर्म इंश्योरेंस प्लान क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर? किस बीमाकर्ता ने टर्म इंश्योरेंस प्लान क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा, HDFC लाइफ। तो HDFC लाइफ ने एक इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। तो ये क्या है? विच इनेबल्स कस्टमाइजेशन एज पर प्रोटेक्शन नीड्स एंड यू ओनली पे फॉर द बेनिफिट्स प्लान ऑप्शंस दैट यू हैव चूजन। तो वही है, कस्टमाइज कर सकते हैं आप इसको। HDFC लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो CEO विभा पाडलकर है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। रक्तदान अमृत महोत्सव स्टार्टेड फ्रॉम 17 सितंबर विल कंटिन्यू टिल विच डेट? 17 सितंबर से शुरू हुआ रक्तदान अमृत महोत्सव किस तारीख तक चलेगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है, 1 अक्टूबर। तो देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इन्होंने रक्तदान अमृत महोत्सव जो कि एक कंट्री वाइड मेगा ड्राइव है वॉल्यूंटरी ब्लड डोनेशन के लिए, तो ये 17 सितंबर से शुरू हुई 1 अक्टूबर तक चलेगी। नरेंद्र मोदी जी के जो 72वां बर्थडे रहा उसके साथ कोइंसाइड किया, ये मतलब उसी दिन लॉन्च किया गया। 87,000 लोगों ने पहले दिन यहाँ पर ब्लड डोनेट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। Who has been appointed as the first director of the Advanced Research Projects Agency for Health ARPAH? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी फॉर हेल्थ के पहले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रेने वेगर्जीन। तो देखिए, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंस किया है कि डॉक्टर रेने वेगर्जीन ये फर्स्ट डायरेक्टर रहेंगी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी फॉर हेल्थ यानी कि ARPAH। ये एक नई एजेंसी है जो कि बायोमेडिकल इनोवेशन को जो है और विस्तार करने के लिए अमेरिका में लॉन्च की गई है। तो आपको बता दें, मार्च 2022 में जो प्रेसिडेंट बाइडेन है इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, ARPAH। तो यहाँ पर जो हेल्थ रिसर्च और इनोवेशन है इस सेक्टर को और बढ़ाना चाहते हैं प्रेसिडेंट। विच कंपनी हैज अपॉइंटेड BP कानूंगो एंड कौशिक दत्ता ऑन इट्स बोर्ड? किस कंपनी ने BP कानूंगो और कौशिक दत्ता को अपने बोर्ड में नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा, भारत पे। तो देखिए, भारत पे का जो बोर्ड है इसने 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपने बोर्ड में शामिल किया है। एक तो है BP कानूंगो, आप सभी इनका नाम सुना होगा, RBI के डिप्टी गवर्नर है। दूसरा है कौशिक दत्ता, ये करंट चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जोमेटो में। बाकी अगर हम पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो अब इसमें 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, शाश्वत नगरानी फाउंडर और सोहेल समीर CEO हैं। 5 एग्जीक्यूटिव नॉन डायरेक्टर्स भी इसमें शामिल हैं और रजनीश कुमार भी हैं, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इसमें शामिल हैं। Who will head the panel set up by the Finance Ministry to look into issues being faced by venture capital and private equity investors? उद्यम पूंजी यानी कि VC एंड निजी इक्विटी यानी कि PE निवेशकों के सामने आने वाले मुद्दों को देखने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, M दामोदरन। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल पैनल सेटअप किया है और ये जो पैनल है
इसकी अध्यक्षता करेंगे फॉर्मर सेबी चेयरमैन एम दामोदरन। तो किस बारे में देखेंगे, जो वेंचर कैपिटल है और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, तो ये क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं उसको देखने के लिए पैनल बनाया गया है। तो 6 मेंबर कमेटी है और ये भी सजेस्ट करेगी क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए ताकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसमें अदर मेंबर्स भी हैं जैसे जी महालिंगम है और डीपी नागेंद्र कुमार हैं, आशीष वर्मा हैं, पूनम गुप्ता हैं, पीआर आचार्य हैं, ठीक है। तो ये सभी इसमें शामिल हैं। विल पावर इज ऑथर्ड बाय विच फॉर्मर इंडियन विमेंस हॉकी कोच। विल पावर किस पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, शॉर्ट मैरिन। तो देखिए फॉर्मर इंडियन विमेंस हॉकी कोच हैं शॉर्ट मैरिन, ये नीदरलैंड के हैं, डच हैं। तो ये ऑथर बन गए हैं, इन्होंने इनकी बुक आई है विल पावर नाम से इनकी बुक आई है। तो जो विमेन हॉकी टीम रही तो उसकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, किस तरह से वो जीरो से हीरो बन गई, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। आप सभी जानते हैं 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में 4th पोजीशन पर रही हैं, तो उसी बारे में यहाँ पर बताया गया और ये बुक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा पब्लिश की गई है। Which bank has launched end-to-end digitalization of Kisan Credit Card product for farmers as part of its flagship digital transformation project संभव? किस बैंक ने अपने प्रमुख डिजिटल परिवर्तन परियोजना संभव के हिस्से के रूप में किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उत्पाद का एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए। और किसके तहत लॉन्च किया है? अपना जो इसका प्रोजेक्ट है संभव, इसके तहत। तो इसके तहत जो ये प्रोडक्ट है, तो ये जो केसीसी लैंडिंग प्रोसेस है उसको और एफिशिएंट बनाना और फार्मर फ्रेंडली बनाना इसका मकसद रहेगा। तो जो भी फार्मर्स द्वारा चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, जैसे कि उन्हें इन पर्सन विजिट करना पड़ता है, बैंक ब्रांच में खुद से आना पड़ता है, लैंड ओनरशिप सबमिट करनी पड़ती है, अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस डिजिटलाइज करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है संभव के तहत। बाकी आप जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद, और एमडी एंड सीईओ ए मनी मेघालय है। Which insurer has partnered with Skit.ai to launch a first of its kind AI powered digital voice agent? किस बीमाकर्ता ने अपनी तरह का पहला AI संचालित डिजिटल वॉइस एजेंट लॉन्च करने के लिए Skit.ai के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इंश्योरेंस से संबंधित है। तो ICICI लोम्बार्ड ने Skit.ai के साथ पार्टनरशिप की है। Skit.ai ये एक AI बेस्ड SaaS वॉइस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। तो इसके साथ पार्टनरशिप करके AI पार्ट डिजिटल वॉइस एजेंट लॉन्च किया है ICICI लोम्बार्ड ने, ताकि कस्टमर्स को असिस्ट किया जा सके। अगर वो चाहते हैं इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में जानना, हेल्थ या मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में जानना, तो ये जो AI पार्ट डिजिटल वॉइस एजेंट है ये उनकी क्वेरी को रिप्लाई करेगा। तो Skit.ai का जो ऑग्यूमेंटेड वॉइस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है इसको इंटीग्रेट किया गया है ICICI लोम्बार्ड के CRM सिस्टम्स के साथ। बाकी आपको जानना चाहिए ICICI लोम्बार्ड के बारे में, CEO भार्गव दास गुप्ता है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। Who has been awarded the 13th Social Entrepreneur of the Year Award India? 13वें सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अनिकेत देवगर। तो अनिकेत देवगर ये हक दर्शक के जो हैं मतलब हक दर्शक से जुड़े हुए हैं। हक दर्शक क्या है? ये एक टेक प्लेटफॉर्म है जो कि सिटीजन्स को गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम से कनेक्ट करता है। तो इनको जुबिलेंट भारतीय फाउंडेशन एंड स्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा 13वां सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इंडिया दिया गया है। Fitch cut India's gross domestic product growth forecast for 2020-23 to what % from the earlier 7.8%? फिच ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को पहले के 7.8% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, 7%। तो आपको जानना चाहिए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच, इसने इंडिया के जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट फोरकास्ट है
जीडीपी फोरकास्ट है 2022-23 के लिए, इसको 7% कर दिया है, पहले 7.8% बताया था। साथ ही एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2023-24 में 6.7% रहने वाली है, पहले इसने 7.4% बताया था। और इसने ये भी कहा है कि वर्ल्ड जीडीपी ये 2022 में 2.4% से ग्रो करेगी और 2023 में 1.7% से। द कैबिनेट अप्रूव द इंक्लूजन ऑफ नारीकोरवन कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट अंडर एसटी कैटेगरी। कैबिनेट ने किस राज्य के नारीकोरवन समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। तो देखिए यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर एक प्रपोजल क्लियर किया है जिसमें कई सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी में लाने के लिए मंजूरी दी है। किन स्टेट्स में? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर कैबिनेट ने नारीकोरवन के साथ साथ कुरीविकरण ये कम्युनिटीज़ जो है तमिलनाडु में हैं तो इनको एसटी कैटेगरी में शामिल करने को मंजूरी दी है। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 है तो इसमें अमेंड किया जाएगा पार्लियामेंट में एक बिल लाकर। इसी तरह से बेटा कुरुबा कम्युनिटी ये कर्नाटक से, इसको भी एसटी का दर्जा दिया जाएगा। और गोंड्स उत्तर प्रदेश के, इनको भी एसटी की लिस्ट में लाया जाएगा। इस 5 सब कास्ट भी हैं उनके साथ साथ। और 12 कास्ट कम्युनिटीज़ ऑफ छत्तीसगढ़ इनको भी एसटी में लाया जाएगा। 12 कास्ट हैं अलग अलग उनको। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर ट्रांसगिरी रीजन हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है ट्रांसगिरी रीजन, इसको भी ट्राइबल स्टेटस देने की मंजूरी दी है। साथ साथ हट्टे कम्युनिटी इसको भी ट्राइबल स्टेटस देने की मंजूरी दी है। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू कम अप इन विच स्टेट। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित होगा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, तेलंगाना। तो देखिए जल्द ही भारत में फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनने वाली है। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2022 को अप्रूव कर दिया है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री है ये अपने आप में एक तरह की पहली यूनिवर्सिटी होगी हमारे देश में। आपको बता दें केवल चाइना और रशिया में ही फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं पूरे वर्ल्ड में, और भारत में ये यूनिवर्सिटी जब बनेगी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तो ये पूरे वर्ल्ड में 3rd फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी होगी। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डिसाइड किया है जो फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है FCRI हैदराबाद में, इसको एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी के रूप में एक्सपेंड किया जाए और इसी को ही इस तरह की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनाया जाए हमारे देश की। इन फुटबॉल बांग्लादेश क्लिंच्ड द SAFF Women's Under-17 चैंपियनशिप टाइटल डिफीटिंग विच कंट्री 3-1 इन द फाइनल। फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश ने फाइनल में किस देश को 3-1 से हराकर SAFF महिला अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नेपाल। तो देखिए बात हो रही है फुटबॉल की, तो बांग्लादेश ने यहाँ पर SAFF वीमेंस चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है। आपको बता दें फाइनल में इसने नेपाल को 3-1 से हराया है और ये जो फाइनल हुआ ये काठमांडू नेपाल के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में हुआ है। तो वेन्यू क्या रहा? नेपाल। आपको जानना चाहिए बांग्लादेश की कीपर यानी कैप्टन सबीना खातून ये टूर्नामेंट में टॉप स्कोर रही हैं 8 गोल के साथ और इन्हीं को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। बांग्लादेशी गोलकीपर रूपना चकमा इनको बेस्ट गोलकीपर नेम्ड किया गया है, नामित किया गया है। और हाल ही में हमने भी देखा था कि इसी में SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप टाइटल का जो मेंस टाइटल है ये भारत ने जीता, सेम नेपाल को हराकर। मिखाइल गोर्बाचेव द लास्ट लीडर ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन फ्रॉम दिस ईयर अंटिल दिस ईयर हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 91। मिखाइल गोर्बाचेव इस साल से इस साल तक पूर्व सोवियत संघ के अंतिम नेता का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो आपको इसमें सन बताने हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है 1985 टू 1991। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पहले का है और ब्राउज़र में मेरे ओपन था और मैं इसको इंक्लूड करना भूल गया था, तो अच्छा हुआ कि याद आ गया। एक एस्पिरेंट ने ही याद दिलाया मुझको कि ये वाला क्वेश्चन भी आपने जो है इंक्लूड करना है, तो थोड़ा सा मैं इसको भूल गया था जबकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज देख लेते हैं इसको। मिखाइल गोर्बाचेव, तो देखिए ये रशियन और सोवियत पॉलिटिशियन रहे हैं और सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर रहे 1985 से
1991 तक। आपको बता दें जो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी रही उसके जनरल सेक्रेटरी रहे 1985 से 1991 तक, और सुप्रीम सोवियत इसके चेयरमैन रहे 1989 से 1990, और 1990 से 1991 तक सोवियत यूनियन के ये ओनली इकलौते प्रेसिडेंट रहे हैं। आपको जानना चाहिए गोर्बाचेव इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है 91 वर्ष की उम्र में। What is the theme for International Day of Peace celebration on September 21? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस समारोह का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। तो आपको जानना चाहिए हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा डिक्लेरेशन 1981 में किया था। 2022 में इसका थीम रहेगा एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, महत्वपूर्ण रहेगा इसका थीम। बाकी आपको जानना चाहिए इस डे का एक सिंबल भी होता है, वो सिंबल होता है पीस बेल। तो ये जो बेल है ये 1954 में यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन द्वारा डोनेट की गई थी। साल में ये 2 बार इसको रिंग किया जाता है, एक तो वर्नल इक्विनॉक्स के टाइम और एक 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाने के लिए। The first female camel riding squad of which force is ready to be deployed along the India-Pakistan border in Rajasthan and Gujarat? राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर कौन सा बल अपनी पहली महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात करने के लिए तैयार है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा BSF। तो देखिए BSF की जो फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड है, तो ये जल्द ही जो हमारा बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान के साथ राजस्थान और गुजरात में, तो यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे। और ये जो स्क्वाड है ये 1 दिसंबर को जो BSF रेजिंग डे की परेड होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए BSF के बारे में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह है। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। Which zoo has secured top rank in India among the large zoo categories in the Management Effectiveness Evaluation Report 2022? प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में किस चिड़ियाघर ने बड़े चिड़ियाघर श्रेणियों में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। तो ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। देखिए अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ये चेन्नई के पास है। इसको वंदलूर जू के नाम से भी जाना जाता है। तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा कंडक्ट की गई, तो इसमें लार्ज जू कैटेगरीज में ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। आपको बता दें भारत में करंटली 147 रिकॉग्नाइज्ड जूज हैं, जो कि इसमें लार्ज 17 है, मीडियम 23 है, स्मॉल 33 है, मिनी जूज 60 हैं और रेस्क्यू सेंटर 14 है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम मीडियम जू कैटेगरी की बात करें तो इसमें पहली पोजीशन पर कौन है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल। Who has been elected as the new president of Society of Indian Automobile Manufacturers for 2020-23? 2022-23 के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, विनोद अग्रवाल। तो ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इसने विनोद अग्रवाल को अपना प्रेसिडेंट चुना है 2022-23 के लिए। आपको बता दें जो अग्रवाल हैं ये वोल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स के MD एंड CEO हैं, और ये मारुति सुजुकी इंडिया एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन केनिची आयुकावा को सक्सीड करेंगे इस पोजीशन के लिए। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं शैलेश चंद्र और ट्रेजरर बनाए गए हैं सत्यकम आर्य। What is India's rank on the Global Crypto Adoption Index? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स पर भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 4th। देखिए आपको जानना चाहिए कि जो चैनलिसिस है इसने ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 को लॉन्च कर दिया है, और इसमें बताया गया है यदि हम टॉप 20 कंट्रीज़ की बात करें जहां पर क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन रेट काफ़ी हाई है, उसमें भारत 4th पोजीशन पर है। भारत का स्कोर 0.663 है, और इस ग्लोबल इंडेक्स को टॉप किया है वियतनाम ने लगातार दूसरे साल, फिलीपींस
दूसरे नंबर पर है, यूक्रेन तीसरे नंबर पर है। What deadline has been given by the RBI to the regulated entities to put in place adequate systems and processes to ensure that existing digital loans comply with fresh lending guidelines? RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं को पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौजूदा डिजिटल ऋण नए लैंडिंग दिशा निर्देशों यानी कि उधार दिशा निर्देशों का पालन करता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, नवंबर 30, 2022। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल लैंडिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस अनाउंस की हैं। डिजिटल लैंडिंग यानी कि आपने देखा होगा कई सारी लोन ऐप हैं जो लोन प्रोवाइड कराती हैं ऑनलाइन, तो उनसे संबंधित गाइडलाइंस लॉन्च की है और सेंट्रल बैंक ने इन्हीं ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, इस तरह की जो ऐप्स हैं, उनको 30 नवंबर 2022 तक का समय दिया है कि आप जो आपकी जो एग्जिस्टिंग डिजिटल लोन्स जो आप सर्विस देते हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो फ्रेश लैंडिंग गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उनके साथ आप इनको जो है मतलब उसके साथ मैच कीजिए, ठीक है, उनको फॉलो कीजिए। आपको बता दें जो नए नॉर्म्स हैं आरबीआई द्वारा, ये बोथ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अवेलिंग फ्रेश लोन्स और न्यू कस्टमर्स गेटिंग ऑनबोर्डेड, इन दोनों के लिए ही अप्लाई होते हैं। आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अनुसार जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, ये जो बोरोवर्स हैं जो पैसा लेते हैं इन ऐप्स से, तो उनका डेटा जो है स्टोर नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर सम बेसिक मिनिमल इन्फॉर्मेशन। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे चाहिए होती है, उसके अलावा किसी भी प्रकार का डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। A lender can store information such as the name, address, contact details of the customer that are required to process and disburse the loan and repayment of it। तो लोन लेने के लिए, रिपेमेंट के लिए नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये चाहिए होते हैं, तो ये आप स्टोर कर सकते हैं। और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी बोरोवर की, उसको कोई भी डिजिटल लैंडिंग ऐप स्टोर नहीं कर सकता। और ये सभी डायरेक्शंस जो हैं इशू की गई हैं सेक्शन 21, 35A एंड 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसी तरह से आगे आप देखेंगे सेक्शन 45JA, 45L एंड 45M ऑफ द RBI एक्ट 1934। इस तरह से इन सभी जो सेक्शंस हैं इनके तहत ये गाइडलाइंस लॉन्च की गई हैं। India has launched a joint white paper on urban wastewater scenario in India with which country at World Water Congress and Exhibition 2022। भारत ने विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में किस देश के साथ भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक संयुक्त श्वेत पत्र लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, डेनमार्क। तो देखिए भारत ने यहाँ पर डेनमार्क के साथ मिलकर एक वाइट पेपर लॉन्च किया है। इस वाइट पेपर का लॉन्च किया है अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया। और कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये कोपेनहेगन डेनमार्क में जो वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 हुई है, यहीं पर इसको लॉन्च किया गया है। वाइट पेपर का मतलब होता है पूरी डिटेल दे रहे हैं, कुछ भी आपने छोड़ा नहीं है, कंप्लीट डिटेल, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ना, अपोजिशन पार्टी कोई मुद्दा चल रहा है कोई, तो उसमें जो सत्ता दल है उससे कहते हैं कि आप वाइट पेपर इसमें जारी कीजिए, यानी कि कंप्लीट डिटेल आप इसमें दीजिए। तो ये जो वाइट पेपर है, ये यानी कि जो कंप्लीट डिटेल बता रहा है, ये अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया। तो ये वही है कि भारत में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का करंट स्टेटस क्या है और क्या फ्यूचर ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और किस तरह से हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले इंडिया और जो डेनमार्क इसकी बायलैटरल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है। DWS Group and which asset management company have collaborated to provide investment advisory services to the European listed Indian government bond ETF? DWS Group और किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने यूरोपीय सूचीबद्ध भारत सरकार बॉन्ड ETF को निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो देखिए DWS ग्रुप और निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की, तो इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है। इसलिए जो भी यूरोपियन लिस्टेड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड ETF हैं, उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट विद स्मार्ट एड्रेसेस? निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट एड्रेस के साथ भारत का पहला स्मार्ट
सिटी बनेगा। इस सिटी यहाँ पर रह गया है क्वेश्चन में, स्मार्ट सिटी बनेगा। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है इंदौर। तो देखिए इस साल इंदौर जो मध्य प्रदेश में आता है ये फुली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करेगा और भारत में ऐसा करने वाला ये पहला शहर बन जाएगा। और इसके लिए इसने एक फर्म के साथ भी MOU साइन किया है, इसका नाम है पाटा नेविगेशंस। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद रेमिटली फॉर सिक्योर एंड इजी रेमिटेंस टू इंडिया? भारत में सुरक्षित और आसान प्रेषण के लिए किस बैंक ने रेमिटली के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत में सेफ एंड सिंपल रेमिटेंसेस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेमिटली जो कि US बेस्ड एक कंपनी है इसके साथ कोलैबोरेट किया है। तो इस कोलैबोरेशन के थ्रू अब जो NRIs हैं तो ये SBI के थ्रू और वाया रेमिटली अपने फैमिली मेम्बर्स को पैसा भेज सकते हैं अपने घर बैठे बैठे, केवल मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन को यूज़ करके। साथ ही NRIs अब रेमिटली की जो ऐप है उसकी मदद से 17 नेशंस तक अपना जो पैसा है उसको भेज सकते हैं रेमिटली और SBI की मदद से। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक और वजह से न्यूज़ में रहा, इसने 5 ट्रिलियन मार्क का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अचीव कर लिया है और इसी के साथ 5.03 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये ओवरऑल मार्केट कैप रैंकिंग में 7th पोजीशन पर है। आपको बता दें ये 3rd बैंक है हमारे देश में जिसने कि मार्केट कैप 5 ट्रिलियन की क्रॉस की है। इससे पहले HDFC बैंक और ICICI बैंक ये कारनामा कर चुके हैं। Which of the following has partnered with the United Nations Development Program on Lighthouse Massive? निम्नलिखित में से किसने लाइट हाउस मैसिव पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है मास्टर कार्ड। तो देखिए मास्टर कार्ड ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप किया है। किसके लिए? लाइट हाउस मैसिव इस प्रोग्राम के लिए। तो लाइट हाउस मैसिव प्रोग्राम क्या है? इट इज़ अ फ्री ऑफ चार्ज स्टार्टअप पार्टनरशिप प्रोग्राम डेडिकेटेड टू हेल्पिंग 1 बिलियन पीपल लिव मोर प्रॉस्पेरस एंड सिक्योर लाइव्स बाय 2025। तो देखिए एक मास्टर कार्ड का ही प्रोग्राम है ये लाइट हाउस और इसका उद्देश्य यही है कि सोशल इम्पैक्ट जो है जनरेट करना, चाहे वो क्लाइमेट से संबंधित हो या वो फिनटेक फर्म्स को बैंक से जोड़ना हो, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सोशल संबंधी जो कार्य हैं उनसे संबंधित है ये प्रोग्राम लाइट हाउस। तो मैसिव का मतलब है मेक एंड स्किल सोशल इम्पैक्ट विजन। तो मास्टर कार्ड से संबंधित है, ये याद रखिएगा। The finance ministry has allowed regional rural banks to raise funds via IPO and rights issue. Currently, there are how many RRBs is sponsored by 12 scheduled commercial banks across the country? वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को IPO और राइट्स इशू के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दी है। वर्तमान में देश भर में 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित कितने RRBs हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है 43। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू की है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए और इसमें इन्हें धन जुटाने के लिए कैपिटल मार्केट का यूज़ करने के लिए मंजूरी दी है। तो राइट्स इश्यूज़ IPOs से जो है ये पैसा जुटा सकते हैं। आपको बता दें फिलहाल भारत में 43 RRBs हैं और इनको स्पॉन्सर करते हैं 12 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए जो RRBs हैं इनकी जो ओनर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं और स्पॉन्सर गवर्नमेंट्स होते हैं। और क्या किस तरह का इक्विटी कंट्रीब्यूशन रहता है? 50, 15, 35। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट 15, स्पॉन्सर बैंक 35 और सेंट्रल गवर्नमेंट 50। विच पोर्टल हैज़ बीन रिवैम्प्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR फॉर टाइम बाउंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस अगेंस्ट वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स? बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा किस पोर्टल को नया रूप दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा ई बाल निदान। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR इसने एक ऑनलाइन पोर्टल है ई बाल निदान, इसको रिवैम्प किया है। रिवैम्प का मतलब फिर से इसको जारी किया है या फिर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करके दोबारा से लॉन्च किया है ताकि जो चाइल्ड राइट्स हैं उनको कोई वायलेट करता है तो इस तरह की जो दिक्कतें उनसे निपटा जा सके।
तो अब जो इसमें नया फीचर है वो कंप्लेंट्स को जो है 2 भागों में बांट देता है, और ये कंप्लेंट का किस तरह का नेचर है उस पर डिपेंड करता है। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ प्रेजेंटेड इंस्पायर अवार्ड्स टू हाउ मेनी स्टार्टअप्स। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने स्टार्टअप्स को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किए? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 60। तो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने इंस्पायर अवार्ड्स मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज ये 68 स्टार्टअप्स को दिए हैं, और 43,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है। आपको बता दें जो अवार्ड है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। एक और क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित देख लेते हैं। CSIR की पॉपुलर साइंस मैगजीन है विज्ञान प्रगति, तो इसको नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड जो है दिया गया है, फर्स्ट पोजीशन इसको मिली है। कहाँ पर? सूरत राजभाषा सम्मेलन हो रहा था वहाँ पर। तो इसमें जो प्रोफेसर रंजना अग्रवाल हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च हैं, प्रोफेसर रंजना अग्रवाल, इन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया है, कीर्ति अवार्ड। आपको बता दें जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR ये इस मैगजीन को साल 1952 से ही पब्लिश कर रही है। विच कंट्रीज क्लाइमेट एक्टिविस्ट वनेसा नकाटे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यूएस्ट यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वनेसा नकाटे को नवीनतम यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, युगांडा। तो देखिए 25 ईयर ओल्ड युगांडन क्लाइमेट एक्टिविस्ट वनेसा नकाटे, इनको यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो क्लाइमेट जस्टिस और के लिए जो है ये अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। विच सिटी बेस्ड स्टार्टअप ट्राई सी इंक वॉज नेम्ड द विनर ऑफ द नास्कॉम पार्टनर्ड NIPPGCC फिनटेक चैलेंज इन द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर कस्टमर रिटेंशन कैटेगरी। किस शहर के स्टार्टअप ट्राई सी इंक को प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर कस्टमर रिटेंशन श्रेणी में नास्कॉम की भागीदारी वाले NIPPGCC फिनटेक चैलेंज का विजेता नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, कोची। तो देखिए कोची बेस्ड स्टार्टअप है ये ट्राई सी इंक, और इसको नास्कॉम पार्टनर्ड NIPPGCC फिनटेक चैलेंज का विनर घोषित किया गया है। किस कैटेगरी में? प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर कस्टमर रिटेंशन कैटेगरी में। आपको बता दें इस कंपनी को जो ये अवार्ड मिला है ये इसलिए मिला है क्योंकि जो लैंडर्स हैं जैसे बैंक्स वगैरह हैं तो किस तरह से अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को फास्ट कर सकें, सेव कर सकें, इसके लिए इसने जो है AI सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं। Which of the following is launching a new hotel booking service in partnership with travel website ClearTrip? निम्नलिखित में कौन ट्रैवल वेबसाइट ClearTrip के साथ साझेदारी में एक नई होटल बुकिंग सेवा शुरू कर रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, फ्लिपकार्ट। तो देखिए ई-कॉमर्स फर्म है फ्लिपकार्ट, ये एक न्यू होटल बुकिंग सर्विस अपनी लॉन्च कर रहा है, तो यानी कि ट्रैवल सेक्टर में एंट्री मार रहा है, और किसके साथ पार्टनरशिप में? ClearTrip के साथ। आपको बता दें जो ये फ्लिपकार्ट होटल्स होंगे ये 3 लाख डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल होटल्स में जो है बुकिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट होटल्स भी प्रोवाइड रूम बुकिंग्स एट 3 लाख डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल होटल्स। ठीक है, जो कस्टमर्स हैं अब वो इसमें भी अपने रूम वगैरह बुक कर सकते हैं। EMI ऑप्शंस भी इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। फ्लिपकार्ट की बात करें हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है, CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, स्थापना 2007 में हुई थी। विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लावा इंटरनेशनल? किस अभिनेता को लावा इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन भी है, कार्तिक आर्यन। तो अभिनेता कार्तिक आर्यन ये लावा इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। Which of the following will be the logo for the 90th Interpol General Assembly meet to be held on October 18 to 21 in New Delhi? नई दिल्ली में 18 से 21 अक्टूबर को होने वाली 90वीं इंटरपोल महासभा की बैठक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लोगो होगा? लोगो क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, कोनार्क टेम्पल्स चैरियट। तो देखिए CBI न्यू दिल्ली में, देखिए जो CBI है वो नई दिल्ली में 90वां इंटरपोल जनरल असेंबली को होस्ट करेगा। इसमें 195 कंट्रीज़ के लॉ इन्फोर्समेंट रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करेंगे।
कब होगा ये इवेंट? 18 से 21 अक्टूबर के बीच में होगा। इंटरपोल का जो एक नया आई फैमिलिया डेटाबेस है उसको भी यहाँ पर जो है इनोग्रेट किया जाएगा। आपको बता दें भारत ने ये इवेंट पिछली दफ़ा 1997 में ऑर्गेनाइज किया था। तो देखिए जो इसमें जो इसका लोगो है ये मैंने आपको दिखा देता हूँ। जो ये आप देख रहे हैं ना लोगो राइट साइड में, ये है इसका लोगो। तो ये व्हील से इंस्पायर्ड है और बीच में आप चक्र भी इसमें देख रहे होंगे। तो ये जो चक्र हैं ये स्पोक्स हैं, 16 स्पोक्स इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो जो ये इसका जो व्हील है, जो इस रथ का व्हील है उससे इंस्पायर्ड है। ये जो आपने गोल देखा वो व्हील से इंस्पायर्ड है कोणार्क सन टेम्पल की। तो कोणार्क जो टेम्पल है ये 13th सेंचुरी का टेम्पल है। इसका ये पूछा गया था आर जो NTPC एग्जाम होना है उसमें पूछा गया था किस सेंचुरी का टेम्पल है। 13th सेंचुरी का टेम्पल है ये। और किसको श्रेय जाता है? किंग नरसिम्हा फर्स्ट को। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि सन गॉड को डेडिकेटेड है ये। आपको बता दें इंडियन करेंसी नोट 10 रुपीज़ के रिवर्स साइड में भी ये डिपिक्टेड है। Who among the following is not one of the 3 nominated trustees of the PM Cares Fund? निम्नलिखित में से कौन PM Cares Fund के 3 नामित ट्रस्टियों में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन सी है RM लोढ़ा। इसका मतलब ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी KT थॉमस और ऑप्शन डी कारिया मुंडा। इन सभी को PM केयर्स फंड के ट्रस्टियों के रूप में नामित किया गया है। चलिए डिटेल में देखेंगे। आपको जानना चाहिए जानी मानी पर्सनैलिटीज़ जैसे कि टाटा सन्स चेयरमैन एमिरेटस रतन टाटा, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज KT थॉमस और फॉर्मर डिप्टी लोकसभा स्पीकर कारिया मुंडा। इनको PM केयर्स फंड में ट्रस्टीज़ के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने जो भी PM केयर्स फंड के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं इनकी मीटिंग हाल ही में अध्यक्षता की इस मीटिंग की, और इस मीटिंग को यूनियन मिनिस्टर अमित शाह और निर्मला सीतारमण द्वारा भी अटेंड किया गया। साथ ही आपको जानना चाहिए PM केयर्स फंड की एडवाइजरी बोर्ड को भी यहाँ पर गठित किया गया है। इसमें फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल राजीव महर्षि, फॉर्मर इन्फोसिस फाउंडेशन चेयरमैन सुधा मूर्ति एंड टीच फॉर इंडिया को फाउंडर आनंद शाह, इनको नॉमिनेट किया गया है। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड यानी कि PM केयर्स फंड, इसको 27 मार्च 2020 को क्रिएट किया गया था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड आम जनता, कॉरपोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस इनसे कलेक्ट किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं और जो भी इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, जो भी इसमें राशि जमा होती है वो पूरी तरह से इनकम टैक्स मुक्त होती है, यानी कि फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। बजरंग पुनिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन विच वेट कैटेगरी एट द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? बजरंग पुनिया ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 65 kg। आपको जानना चाहिए बजरंग पुनिया आप सभी जानते हैं रेसलर हैं। इन्होंने बेलग्रेड सर्बिया में हुई वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आपको बता दें जितनी भी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जिनमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया उनमें अब तक का ये इनका 4th मेडल है। तो इसलिए ये इकलौते ऐसे इंडियन बन गए हैं जिन्होंने 4 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में जब भी ये खेले हैं। तो इस वाली जो है 2022 की इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने किसे हराया? सेबेस्टियन सी राइवेरा, ये पुर्टो रिको के हैं। इनको हराया इन्होंने मैन 65 kg कैटेगरी में। तो कैटेगरी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए 2013 में और 2019 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और अब 2022 में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसका मतलब इन्होंने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं अब तक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, और 2018 में सिल्वर मेडल जीता था। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि महिलाओं की कैटेगरी में 53 kg कैटेगरी में विनेश फोगाट भारत की, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हु वॉन 2022 WTA चेन्नई ओपन टाइटल? 2022 WTA चेन्नई ओपन का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा लिंडा फ्रुविटोवा। तो आपको जानना चाहिए चेक रिपब्लिक की 17 साल की लिंडा फ्रुविटोवा,
इन्होंने अपना पहला चेन्नई ओपन 2022 WTA टाइटल जीत लिया है। इन्होंने पोलैंड की माग्दालेनेटे को फाइनल में हराया है। अगर हम इसी टूर्नामेंट में डबल्स की बात करें तो ब्राज़ील की लुइसा स्टेफनी और इनकी पार्टनर कनाडा की गैब्रिएला डेब्रोस्की, तो इन्होंने ये डबल्स टाइटल जीता है। आपको जाना चाहिए 2022 का चेन्नई ओपन ये एक प्रोफेशनल विमेंस टेनिस टूर्नामेंट है जो कि आउटडोर हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। चेन्नई ओपन की अगर हम बात करें तो एक प्रोफेशनल विमेंस टेनिस टूर्नामेंट है, तो चेन्नई में खेला गया। Which club has won its maiden and the 131st edition of the Durand Cup by defeating Mumbai City FC? किस क्लब ने मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला और दुरंत कप का 131वां संस्करण जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है बेंगलुरु FC। तो बेंगलुरु FC का नेतृत्व सुनील छेत्री ने किया है, ये इनके कैप्टन रहे। इन्होंने दुरंत कप का 131वां एडिशन जीत लिया है और पहली बार दुरंत कप इन्होंने जीता है। किसे हराया फाइनल में? मुंबई सिटी FC को 2-1 से। कहाँ पर हुआ फाइनल? विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन जो कि कोलकाता में है। आपको बता दें ये बेंगलुरु FC का 7वां डोमेस्टिक टाइटल है, जो घरेलू टूर्नामेंट होते हैं इससे संबंधित फुटबॉल से, ये इनका 7वां है। अच्छा, ऐसा पहली बार हुआ है कि ये टूर्नामेंट एक से ज़्यादा वेन्यूज़ में खेला गया है, तो इसी बार ऐसा हुआ है कि एक से ज़्यादा वेन्यूज़ में खेला गया। आपको बता दें इस टूर्नामेंट को होस्ट किया गया दुरंत फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी के द्वारा। किसके साथ मिलकर? ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ आसाम एंड गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। टोटल 20 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। टॉप गोल स्कोरर कौन रहे? लेलियंजुआला चांगते, बेस्ट प्लेयर रहे ग्रेग स्टीवार्ट और बेस्ट गोलकीपर रहे एंटोनियो टेलन। तो देखिए ये 4 स्टेडियम में खेला गया, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन और किशोर भारती क्रीड़ांगन, ये दोनों ही कोलकाता में है। गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पर है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम और इम्फाल की बात करें यहाँ पर है खुमा लंपक स्टेडियम। अगर हम यहाँ अमाउंट की बात करें कितना पैसा मिला है तो चैंपियंस को आप देख सकते हैं 50 लाख रुपीज़, रनर अप्स को 30 लाख रुपीज़, इसी तरह से गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स। फॉर्मर पाकिस्तान अंपायर असद रऊफ हैज डाइड, इन विच ईयर ही मेड हिज फर्स्ट अपीयरेंस एज एन अंपायर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। पाकिस्तान के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर के रूप में अपनी पहली उपस्थिति किस वर्ष की थी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा 2000। तो जो क्रिकेट देखते हैं आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान के अंपायर रहे, फॉर्मर पाकिस्तान अंपायर रहे असद रऊफ। तो कार्डियक अरेस्ट के कारण लाहौर में इनका निधन हो गया। 66 वर्ष के थे और इन्होंने सबसे पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण किया था अंपायर के तौर में साल 2000 में। इन्होंने 64 टेस्ट मैचेस, 139 वनडे इंटरनेशनल्स एंड 28 T20s में इन्होंने अंपायर के रूप में ऑफिशिएट किया है। आपको ये भी जानना चाहिए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI ने इनको 2016 की शुरुआत में बैन भी कर दिया था, क्योंकि जो IPL है इसमें करप्शंस के चार्जेस इन पर लगे थे, उसमें शामिल होने के चार्जेस इन पर लगे थे। IndusInd Bank has approved the reappointment of Sumant Kathpalia as MD and CEO for 3 years. He was appointed as MD and CEO of the bank in which year? IndusInd Bank ने सुमंत कथपालिया को 3 साल के लिए MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उन्हें किस वर्ष इस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 2020। तो IndusInd बैंक ने सुमंत कथपालिया को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में रीअपॉइंट किया है आने वाले 3 सालों के लिए। और कब से लागू होगा ये? 24 मार्च 2023 से। आपको बता दें मार्च 2020 में जो सुमंत कथपालिया है ये IndusInd बैंक के MD एंड CEO अपॉइंट किए गए थे। बाकी हम IndusInd बैंक से संबंधित अभी 3-4 दिन पहले ही काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। जल्दी से केवल ये देख लेते हैं कि किस किस वजह से ये चर्चा में रहा। IndusInd बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है टू सपोर्ट सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। और हमने ये भी देखा कि IndusInd बैंक ने 100% पेपरलेस लोन्स जो यूज्ड कार्स के लिए होता है वो प्रोवाइड कराने के लिए रूपी के साथ पार्टनरशिप की है। Which of the following has become the only Indian bank amongst the best workplaces in Asia 2022?
निम्नलिखित में से कौन एशिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में एकमात्र भारतीय बैंक बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फेडरल बैंक। तो देखिए फेडरल बैंक की अगर हम बात करें तो ग्रेट प्लेस टू वर्क इसके द्वारा जो लिस्ट बनाई गई है इसमें बेस्ट वर्क प्लेसेस इन एशिया 2022 इसमें ये 63rd पोजीशन पर है और इकलौता बैंक है जो इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही फेडरल बैंक एक और कारण की वजह से चर्चा में है। तो देखिए इसने इंस्टेंट किसान क्रेडिट कार्ड लैंडिंग इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है तमिलनाडु की जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर रूरल फाइनेंस को डिजिटलाइज करने के लिए। जो ये इंस्टेंट किसान क्रेडिट कार्ड है इसको डेवलप किया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के द्वारा, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी फर्म है। आपको बता दें इसी मंथ की शुरुआत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में केसीसी लैंडिंग यानी किसान क्रेडिट कार्ड की जो लैंडिंग है इसके डिजिटलाइज करने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, यानी कि अनाउंसमेंट किया था। और मध्य प्रदेश में तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका पार्टनर बैंक है और तमिलनाडु में पार्टनर बैंक कौन है? फेडरल बैंक। तो इसलिए तमिलनाडु में शुरू किया गया फेडरल बैंक के द्वारा। बाकी आपको जानना चाहिए फेडरल बैंक के सीईओ श्याम श्रीनिवासन है, हेडक्वार्टर्स एलुआ कोची केरल में है और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। Which insurer has entered into a tie-up with Chennai-based Repco Home Finance Limited to offer insurance solutions to the home loan customers? होम लोन ग्राहकों को बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बीमाकर्ता ने चेन्नई स्थित रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ भागीदारी की है, समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, एडेलवेज जनरल इंश्योरेंस। तो देखिए एडेलवेज जनरल इंश्योरेंस इसने एक टाई अप किया है चेन्नई बेस्ड रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ। तो इसके द्वारा जो भी रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड के जो कस्टमर्स हैं जो होम लोन्स लेते हैं तो उनको जो एडेलवेज जनरल इंश्योरेंस है ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने ऑफर करेगा। तो देखिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर होते हैं, लोन प्रोटेक्शन होता है ना, जो कस्टमर होते हैं ना जैसे रेपको होम फाइनेंस के जो कस्टमर हैं तो उनको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराएगा एडेलवेज जनरल इंश्योरेंस, इसलिए टाई अप किया है। तो कोई लोन लेने आएगा रेपको होम फाइनेंस में तो उसको ऑफर किया जाएगा कि आप ये एडेलवेज जनरल इंश्योरेंस लेने के इच्छुक हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, इसमें आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस रहेगा और जो आपने लोन लिया है उसका भी कवरेज रहेगा। बाकी एडेलवेज जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ सनाई घोष हैं और रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड एमडी एंड सीईओ के स्वामीनाथन है। द दिल्ली एंड विच स्टेट गवर्नमेंट्स हैव जॉइंट हैंड्स टू यूज पूसा बायो डिकम्पोजर टू प्रिवेंट स्टबल बर्निंग? दिल्ली और किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए पूसा बायो डिकम्पोजर का उपयोग करने के लिए हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पंजाब। तो देखिए दिल्ली और पंजाब गवर्नमेंट्स ने हाथ मिलाया है यानी कि पार्टनरशिप की है, किस लिए? पूसा बायो डिकम्पोजर जो कि एक माइक्रोबियल सॉल्यूशन है जो कि पैडी स्ट्रॉ जो होते हैं उसको डिकम्पोज करता है 15 से 20 दिन में, तो जलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप डिकम्पोज कर देगा जो पैडी स्ट्रॉ होते हैं उनको। और 5000 एकड़्स जो लैंड है ठीक है राज्य में तो वहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा, इसलिए इन दोनों सरकारों ने हाथ मिलाया है। तो इस बायो डिकम्पोजर को स्प्रे किया जाता है, पंजाब में स्प्रे किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली का ऐसा कहना है कि पंजाब हरियाणा से जो पराली जलाते हैं या फिर जो नीचे का जो डंठल रहता है उसको जलाते हैं तो उसका धुआं आता है दिल्ली में, इसलिए प्रदूषण होता है। इस क्वेश्चन को समझिएगा। द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज हैज़ बीन रिवाइज्ड बाय इंक्रीजिंग थ्रेशहोल्ड्स फॉर पेड अप कैपिटल फ्रॉम नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़ टू नॉट एक्सीडिंग करोड़ रुपीज़। समझिएगा, चुकता पूंजी की सीमा को मौजूदा 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं से बढ़ाकर कितने रुपए से अधिक नहीं करके छोटी कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, 4 करोड़ रुपीज़। आपको भी समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन, एक बार जब एक्सप्रेशन देख लेंगे उसके बाद अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कभी कभी एग्ज़ाम में इसी तरह की भाषा में क्वेश्चन आ जाता है और आप समझने में थोड़ा दिक्कत होती है ना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसने जो स्मॉल स्केल कंपनीज हैं उनके लिए जो पेड अप कैपिटल की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको फिर से रिवाइज किया है, यानी कि चेंजेस किए हैं। आपको बता दें कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन है
उसको पहले भी रिवाइज़ किया गया था। तब इसकी जो पेड अप कैपिटल की सीमा है उसको 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई थी और टर्नओवर की जो सीमा है उसको 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई थी। तो अब फिर से इसको रिवाइज़ किया गया है। अब ये पेड अप कैपिटल की जो लिमिट है पहले कितनी थी 2 करोड़ रुपए, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से टर्नओवर पहले 20 करोड़ रुपए सीमा थी, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 40 करोड़। तो अब अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड कृतज्ञ 3.0 नेशनल लेवल हैकाथॉन टू प्रमोट स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। निम्नलिखित में से किसने फसल सुधार के लिए गति प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए कृतज्ञ 3.0 राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है ICAR। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR इसने अपने नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट और क्रॉप साइंस डिवीजन के साथ मिलकर एक हैकाथॉन जिसका नाम है कृतज्ञ 3.0 इसको ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो किस लिए? जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए, जो स्पीड ब्रीडिंग है उसको प्रमोट करने के लिए। तो कृतज्ञ की फुल फॉर्म क्या है? KRI का मतलब है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, TA का मतलब है तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी और GYA का मतलब है ज्ञान यानी कि नॉलेज। बाकी आपको ये जानना चाहिए ICAR के DG डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। Who launched the national logistics policy that aims to bring down the high logistics cost in the country? राष्ट्रीय रसद नीति किसने लॉन्च की जिसका उद्देश्य देश में उच्च रसद लागत को कम करना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इसको लॉन्च किया जिसका मकसद ये है कि भारत में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसको कम करना। और भारत ने एक टारगेट भी सेट किया है कि हम 2030 तक टॉप 25 कंट्रीज में आ जाएंगे। जो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें भारत टॉप 25 कंट्रीज में आ जाएगा 2030 तक। अच्छा, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होती है ये आपको जानना चाहिए। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब पैकेजिंग, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट होता है और फिर स्टोरेज होता है। कोई भी सामान हो उसकी पहले पैकेजिंग होती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोरेज भी उसका रखना होता है। तो इन 3 चीज़ों में जो कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और स्टोरेज। तो इसको कम करना है क्योंकि इसकी कॉस्ट भारत में काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो हमारा इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो फिलहाल GDP का 13 to 14% है। तो इसको हम GDP का 8 to 9% तक लाना चाहते हैं। और साथ ही इसका लक्ष्य ये भी है कि जो PM गति शक्ति जो मास्टर प्लान है, जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, इसको भी यहाँ पर बूस्ट देखने के लिए मिलेगा इस पॉलिसी के थ्रू। साथ ही आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स इंडेक्स ऑफ 2018 की अगर हम बात करें तो भारत की रैंक इसमें 44th है। Who launched a book titled Ambedkar and Modi Reformers Ideas Performers Implementation? Ambedkar and Modi Reformers Ideas Performers Implementation नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है रामनाथ कोविंद। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन्होंने एक बुक को रिलीज किया है जिसका नाम है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो बुक है ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं इनकी लाइफ, इनके वर्क, इनकी अचीवमेंट के बारे में बताता है। तो इसको लिखा गया है राज्यसभा के MP एलैया राजा के द्वारा और ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो डॉक्टर BR अम्बेडकर इनका जो विज़न रहा है उसको PM नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है या उस विजन को लेकर आगे चले हैं। Which state's sports policy aims to create India's first sports digital database for all the players of the state? किस राज्य की खेल नीति का उद्देश्य राज्य के सभी खिलाड़ियों के लिए भारत का पहला स्पोर्ट्स डिजिटल डेटाबेस बनाना है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है झारखंड। तो देखिए झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने झारखंड स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया है रांची में। तो ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है ये 5 साल के लिए बनाई गई है। इससे पहले इस तरह की स्पोर्ट्स पॉलिसी साल 2007 में लॉन्च की गई थी। इस पॉलिसी का मकसद है कि राज्य के जितने भी प्लेयर्स हैं उनका एक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना और इस तरह का जो प्लेयर्स का डेटाबेस है ये हमारे देश में पहली बार तैयार किया जाएगा। तो जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए ऐसा भी यहाँ पर इस पॉलिसी में प्रावधान है
साथ ही जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यहाँ पर जो है रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड करा जाए। और जो स्टेट की जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ग्रेड जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाए जो प्लेयर्स हैं उनको। द यूएई हैज़ जॉइंड हैंड्स विद विच कंट्री ऑन मून रोवर मिशंस। यूएई ने मून रोवर मिशन पर किस देश के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना। तो चाइना और यूनाइटेड अरब अमीरात इन दोनों ने ही हाथ मिलाया है कि ये जो यूएई है इसका स्पेस एम्बिशंस जो है उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा है ना, देखिए लाइन में देखिएगा आप, दूसरी लाइन में लेटर्स स्पेस एम्बिशंस। तो जो लेटर होता है इसका मतलब है जब दो व्यक्तियों की, दो ऑर्गेनाइजेशन की, दो देशों की, किसी भी दो एंटिटी की बात करें तो जो दूसरे वाला है उसका मतलब उसको बोलते हैं लेटर्स। लेटर्स स्पेस एम्बिशंस। लेटर्स के बदले आप ये भी लिख सकते थे यूएई's स्पेस एम्बिशन। तो एक स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं यहाँ पर इस तरह के शब्द यूज़ करके, लेटर। तो मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर ये यूएई का सेंटर है। और जो चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी है CNS, इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये यूएई का जो मून मिशंस हैं उस पर मिलकर कार्य करेंगे। आपको बता दें कि ये जो मिशन है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा, जिसमें कि ये एक लूनर रोवर सेंड करेंगे जिसका नाम राशिद है, इसको मून पर सेंड किया जाएगा नवंबर 2022 में। किसके थ्रू? जापान की आईस्पेस कंपनी है इसके हकुतो आर लैंडर के थ्रू। अच्छा, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें यूएई तो एक रोवर को डेवलप करेगा। रोवर का नाम क्या होगा? राशिद 2। और चाइना इसमें किस तरह से हेल्प करेगा? इसकी लैंडिंग में, डेटा ट्रांसमिशन में, ऑब्जर्वेशन में एंड कंट्रोल में। तो दो बातें चली हैं यहाँ पर, एक तो लैंडर है हकुतो आर और एक ही है रोवर राशिद 2। आपको बता दें साल 2019 में यूएई ने अपने फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हजा अल मंसूरी इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था। और अब अनदर यूएई एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयाती ये भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं। किसके थ्रू? स्पेस एक्स का जो क्रू 6 मिशन है इसके थ्रू। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NLC इंडिया लिमिटेड। NLC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सेलेक्ट किया है NLC इंडिया लिमिटेड का। फिलहाल ये NTPC लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत है। NLC इंडिया का जो हेडक्वार्टर्स है ये नेवेली तमिलनाडु में है। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर फॉर विच कंट्री। भारत किस देश के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीलंका। तो देखिए भारत यहाँ पर श्रीलंका का सबसे लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर यानी कि सबसे ज़्यादा भारत ने जो पैसा दिया है, जो मदद दी है वो श्रीलंका को दी है। तो श्रीलंका को सबसे ज़्यादा मदद देने वाला देश कौन सा बना? इंडिया। चाइना को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। तो अगर हम 2022 के पिछले 4 मंथ की बात करें तो $968 मिलियन भारत ने श्रीलंका को प्रोवाइड करा है। जबकि पिछले 5 साल की बात करें तो चाइना इसमें आगे रहा था। विच कंट्री इमर्ज्ड एज द सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर टू इंडिया ओवरटेकिंग रशिया। कौन सा देश रूस को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा? ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, सऊदी अरब। तो देखिए सऊदी अरब भारत का सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है और इसने रशिया को पीछे छोड़ दिया है। बाकी आप जानते हैं कि इराक भारत का टॉप यानी कि बिगेस्ट ऑयल सप्लायर है। तो यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी आपको जानना चाहिए। इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है। विच स्टेट टॉप्ड चार्ट अमंग स्टेट्स इन ट्रायल्स पेंडिंग इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मुकदमों में राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी हेनस क्राइम्स हुए हैं विमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट, तो इनके लिए जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जो 13.81 लाख पेंडिंग ट्रायल्स हैं, इनमें 70% जो ट्रायल्स हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। तो ऐसा जो हमारे लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स के साथ ये डेटा शेयर किया है। यानी कि टोटल जितने भी पेंडिंग केसेस हैं ना फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जो कि क्राइम से संबंधित हैं, उनमें 70% जो पेंडिंग केसेस हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं।
तो 9.33 लाख केसेस से भी ज़्यादा के केसेस जो हैं ये पेंडिंग है उत्तर प्रदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में। इसके बाद फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर तेलंगाना है। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम वेयर यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह विल लीड इंडियन मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भारतीय मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन है यूएसए। तो देखिए 21 सितंबर से 23 सितंबर तक ये ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम आयोजित किया जा रहा है पिट्सबर्ग यूएसए में, और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर भारत का जो डेलीगेशन है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आपको बता दें 30 कंट्रीज से ज़्यादा के मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्लीन एनर्जी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट से संबंधित यहाँ पर चर्चा होगी। इंडियन कॉमेडियन, एक्टर एंड पॉलिटिशियन राजू श्रीवास्तव पास्ट अवे एट 58। ही हेल्ड फ्रॉम विच सिटी। भारतीय हास्य अभिनेता राजनीतिज्ञ राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस शहर से? दो ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है कानपुर। तो देखिए सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, ये इनका रियल नेम है राजू श्रीवास्तव का। 25 दिसंबर 1963 को इनका जन्म हुआ था और इंडियन कॉमेडियन रहे, एक्टर रहे, पॉलिटिशियन रहे। पॉलिटिशियन इसलिए कह रहे हैं कि साल 2014 से ही ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद फिर ये 1980s के दौर में मुंबई जो है चले गए थे कार्य की तलाश में। आपको बता दें 10 अगस्त 2022 को जब ये जिम में वर्कआउट कर रहे थे तो इनको चेस्ट पेन हुआ और कार्डियक अरेस्ट इनको हुआ, और 21 सितंबर 2022 की सुबह 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया दिल्ली में इलाज के दौरान। Which film was chosen as India's official entry for the 95th Academy Awards in the Best International Feature Film category? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा शैलो शो, या आप इसको कहें शैलो शो। तो देखिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसने गुजराती ड्रामा शैलो शो यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोले लास्ट फिल्म शो, इसको 95th एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री डिक्लेयर किया है। आपको बता दें ये जो फिल्म है इसको डायरेक्ट किया है पान नलीन ने, और इसमें पवीन रावरी, गिरीजा मीना, विकास बाटा, भावेश श्रीमली, दीपेन रावल, राहुल कोहली इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही सिद्धार्थ रॉय कपूर की जो रॉय कपूर फिल्म्स हैं, जुगाड़ मोशन पिक्चर्स, मॉनसून फिल्म्स, शैलो शो LLP, मार्क दुआले, ये सभी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। इसकी अनाउंसमेंट की गई फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सुपर्ण सेन इनके द्वारा, और जो जूरी रही जिसकी अध्यक्षता जूरी की अध्यक्षता की कन्नड़ डायरेक्टर TS नागाभरण ने। तो इन्होंने ही जो है इस जूरी ने ही इस फिल्म को सिलेक्ट किया है जो 95th एकेडमी अवार्ड्स हैं, यानी कि जिन्हें ऑस्कर्स भी बोला जाता है, उनके लिए भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री। आपको बता दें 2013 में द गुड रोड, ये भी गुजराती फिल्म रही भारत की ओर से। तो इसके बाद अब ये सेकंड फिल्म बन गई है जिसे भारत की ओर से ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो पहली कौन सी थी? ये द गुड रोड। अच्छा, जो 95th एकेडमी अवार्ड्स हैं ये सेरेमनी कहाँ पर होगी? ये आपकी यूनाइटेड स्टेट्स में होगी, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में 12 मार्च 2023 को। The lumpy skin disease, a virus that has affected thousands of cattle across India, is caused by which virus? ढेलेदार त्वचा रोग एक वायरस जिसने पूरे भारत में हजारों मवेशियों को प्रभावित किया है, किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन रहेगा कैप्रीपॉक्स। तो लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में आप कई दिन से सुन रहे होंगे। तो लंपी स्किन डिजीज़ वायरस के कारण ये होता है, और जो ये वायरस है ये कैप्रीपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है। और ये जो कैप्रीपॉक्स वायरस जीनस है ये किस फैमिली से संबंधित है? ये पॉक्स वायरडी इस फैमिली से संबंधित है। इसी फैमिली से स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स वायरस संबंधित है। आपको जानना चाहिए जो ये वायरस है
ये जो इन्फेक्टेड एनिमल है जिसको डिजीज़ हो जाती है उसके लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है। तो उसके जो नोड्स होते हैं उनको एनलार्ज कर देता है, यानी कि साइज़ में बड़ा हो जाता है, एक तरह की गांठ हो जाती है, जैसे फोड़े टाइप में हो जाती है और स्किन में हो जाती है ये। और उसके बाद फिर ये अल्सर में भी बदल जाते हैं और उसके बाद स्कैब्स भी डेवलप हो जाता है स्किन में। स्कैब्स मतलब जो आपने देखा होगा चोट लग जाती है तो ऊपर एक घिसड़ पड़ जाती है ना, या फिर आप कह सकते हैं एक वो पपड़ी सी जम जाती है ना, तो उसको बोलते हैं। अच्छा, ये एक जूनोटिक वायरस नहीं है, ये आप याद रखें, क्योंकि ये एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र नहीं होता। इसलिए अगर किसी कैटल को इस तरह की दिक्कत है तो यदि वो दूध देती है तो दूध पीने में भी उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस चीज़ से फैलती है ये? मॉस्किटोज़ के काटने से, बाइटिंग जो फ्लाइज है उनके काटने से, टिक्स के द्वारा, है ना। ये काउस और वाटर बुफेलोस में ज़्यादातर देखी गई है डिसीज़। सबसे पहले जाम्बिया में साल 1929 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में, वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल एशिया में देखने के लिए मिली। भारत में सबसे पहले 2019 में ये डिजीज़ रिपोर्ट की गई थी। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक इंडिजिनस वैक्सीन भी इसके लिए लॉन्च की हाल ही में, लंपी प्रोवैक। किसने बनाई है ये वैक्सीन? नेशनल एक्विन रिसर्च सेंटर हिसार हरियाणा ने किसके साथ मिलकर? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली के साथ मिलकर। वर्ल्ड राइनो डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व राइनो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, सितंबर 22। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड राइनो डे ये हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो 5 राइनो स्पीसीज हैं, जैसे कि ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमात्रन राइनो, जावन राइनो, ब्लैक राइनो एंड वाइट राइनो, तो इनके कंजर्वेशन से, अवेयरनेस से संबंधित ये डे मनाया जाता है, जागरूकता फैलाने के लिए। आपको बता दें पूरे विश्व की 80%, पूरे विश्व की 80% जो वन हॉर्न राइनो है ये भारत में रहते हैं। खास करके पवित्रा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो आपका काजीरंगा है यहाँ पर। इस साल इसका थीम रहा है 5 राइनो स्पीसीज फॉरएवर। INS Ajay was decommissioned during a ceremony conducted at Naval Dockyard, Mumbai. In which year was it commissioned? INS Ajay को मुंबई के नवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह के दौरान सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी कि रिटायर कर दिया गया है। इसे किस वर्ष कमीशन किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 1990। तो INS अजय इसको 32 साल की ग्लोरियस सर्विस के बाद डीकमीशन कर दिया गया है, रिटायर कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। और ये सेरेमनी हुई नवल डॉकयार्ड मुंबई में। आपको जानना चाहिए INS अजय को 24 जनवरी 1990 में जॉर्जिया के पोती में कमीशन किया गया था। और ये 23rd पेट्रोल वेसल स्क्वाड्रन, जो कि आपकी महाराष्ट्र नवल एरिया में है, इसका पार्ट रहा। इसने कई सारे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया, जैसे ऑपरेशन तलवार ड्यूरिंग कारगिल वॉर और ऑपरेशन पराक्रम इन 2001। Which bank has announced a tie-up with Mumbai's best bus service to launch its Aao Bus Kane campaign to promote greener and healthier commuting habits in the city? किस बैंक ने शहर में हरियाली और स्वस्थ आवागमन की आदतों को बढ़ावा देने के लिए अपना आओ बस करें अभियान शुरू करने के लिए मुंबई की बेस्ट बस सेवा के साथ गठजोड़ की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक। तो देखिए HDFC बैंक ने जो मुंबई की बेस्ट बस सर्विस है इसके साथ टाई अप किया है और टाई अप करके आओ बस करें कैंपेन लॉन्च किया है, ताकि शहर में जो लोग हैं उनको हेल्दियर कम्यूटिंग हैबिट्स जो है उनके अंदर डाली जा सके, प्रमोट की जा सके। तो इसके तहत जो HDFC बैंक है ये मुंबई में 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल AC बसेस को जो है चालू करेगा। और जो कम्यूटर्स हैं, यानी कि जो डेली का जिनका आना जाना है, तो उनको एनकरेज करेगा कि आप अपनी कार्स अपने घर में छोड़िए और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग कीजिए आने जाने के लिए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको यूज़ कीजिए, जो ये ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसको। साथ ही एक और करंट अफेयर्स HDFC बैंक से यहाँ पर बनता है कि HDFC बैंक का जो एक्सप्रेस कार लोन है इसको ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बेस्ट इन क्लास लेंडिंग सॉल्यूशन नामित किया गया है।
जो एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट है, ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के द्वारा। बाकी हमने HDFC बैंक से संबंधित 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और पढ़े थे कि HDFC बैंक ने इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू किया है। साथ ही HDFC बैंक ने MOU साइन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ टू सेट अप चेयर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा, 23 सितंबर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ये हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ यानी कि जो 19 से 25 सितंबर तक ये जो इंटरनेशनल वीक है ये मनाया जाता है। आपको बता दें जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ है ये 1951 को इस्टेब्लिश किया गया था 23 सितंबर के दिन ही। और इसका थीम क्या रहेगा जो इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल है? बिल्डिंग इंक्लूसिव कम्युनिटीज़ फॉर ऑल। तो थीम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। Which country's central bank and the International Financial Services Centers Authority signed a fintech cooperation agreement to facilitate regulatory collaboration and partnership in fintech technology? किस देश के केंद्रीय बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने फिनटेक प्रौद्योगिकी में नियामक सहयोग और साझेदारी की सुविधा के लिए एक फिनटेक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, सिंगापुर। तो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर इसने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी यानी कि IFSCA के साथ एक फिनटेक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है ताकि फिनटेक टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी पार्टनरशिप है इन दोनों के बीच में उसको और आगे बढ़ाया जा सके। आपको जानना चाहिए मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ये सिंगापुर का सेंट्रल बैंक है। नोटेड फिल्म एक्टर मनोज बाजपेयी रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। हु ऑथर्ड द बुक? प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, जीवेश नंदन। तो जाने माने फिल्म एक्टर मनोज वाजपेयी ने ये बुक को लॉन्च किया है, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, इन प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्र। न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई और ये एक पोएम्स का कलेक्शन आप इसको कह सकते हैं। इसको ऑथर किया है जीवेश नंदन ने। हु लॉन्च्ड रामकृष्ण मिशंस अवेकनिंग प्रोग्राम? रामकृष्ण मिशन के अवेकनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान। द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने रामकृष्ण मिशन का जो अवेकनिंग प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 1st to 5th। तो 1 से 5 तक की जो क्लासेस होती हैं उनके स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। आपको बता दें रामकृष्ण मिशन ये 2014 से ही अवेकन सिटीजन प्रोग्राम ACP इसको चला रहा है जो मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स हैं, ताकि वे आत्मश्रद्धा यानी कि सेल्फ स्टीम बिल्ड कर सकें और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस जो है मतलब उसको बना सकें, रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस सेलेक्ट कर सकें। और इट हेल्प्स देम टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो इतना ही इसमें जानने के लिए। बाकी इसका मोटो भी रहा, जो ये प्रोग्राम है इसका मोटो क्या रहा? फॉर वंस ऑन सैल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय छे। विच स्टेट और यूटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, अंडमान एंड निकोबार। तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को इंडिया का फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश डिक्लेयर किया है और इससे संबंधित एक सर्टिफिकेट अंडमान निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल DK जोशी इनको सौंपा है। आपको बता दें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में अब जितने भी विलेजेस हैं उनको हर घर जल सर्टिफाइड कर दिया गया है और सभी ओपन डिफिकेशन फ्री हैं, ODF+ विलेजेस हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये इंडियन ओशन में है, इंडोनेशिया और थाईलैंड से काफ़ी पास हैं। इसमें 2 आइलैंड्स ग्रुप्स हैं, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। इसकी जो कैपिटल है ये पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर लगभग 836 आइलैंड्स हैं, लेकिन जो इनहेबिटेड हैं यानी कि रहने लायक हैं वो 38 ही हैं।
अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। नेम द प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हु हैज़ बीन कन्फर्ड फ्रांस टॉप सिविलियन ऑनर द सेवियर डे ला लीजन डी होनर और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। उस प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक और उद्योगपति का नाम बताइए जिससे फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान द सेविलियर डे ला लीजियन डी होनर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है स्वाति पीरामल। तो जानी मानी इंडियन साइंटिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर स्वाति पीरामल, इनको फ्रांस का टॉप सिविलियन ऑनर दिया गया है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। किस लिए? इंडो फ्रेंच टाइज को बढ़ावा देने के लिए। इंडो फ्रेंच के बीच में जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, साइंस, मेडिसिन, ठीक है, तो इस सभी में कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। आपको बता दें, अगर हम बात करें स्वाति पीरामल की, तो ये मुंबई हेडक्वार्टर्ड पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है। हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सेक्रेटरी, भूतपूर्व सैनिक कल्याण सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है विजय कुमार सिंह। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बताया है कि सीनियर ब्यूरोक्रेट विजय कुमार सिंह, इन्हें एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सेक्रेटरी बनाया गया है। द आईसीसी वाइल अनाउंसिंग अ होस्ट ऑफ rule changes in international cricket has banned the use of which substance to sign the ball? आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई नियमों में बदलाव की घोषणा करते हुए गेंद को चमकाने के लिए किस पदार्थ के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा सलाइवा। तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कुछ चेंजेस लाए हैं क्रिकेट के रूल्स में और ये 1 अक्टूबर से लागू होंगे। तो इसमें देखिए, एक तो यह है कि बॉल को शाइन करने के लिए जो लार का यूज़ करते हैं लोग, अपनी सलाइवा का यूज़ करते हैं, वो अब परमानेंटली प्रोहिबिट किया गया है। तो कोविड-19 जब से शुरू हुआ तब से तो ये बैन था ही टेम्परेरी रूप पे, लेकिन अब इसको परमानेंट बैन कर दिया गया है। साथ ही भी बताया गया है यदि कोई बैट्समैन आउट हो जाता है तो जो नया बैट्समैन आएगा वो स्ट्राइकर एंड पर जाएगा, यानी कि बैटिंग साइड पर वही जाएगा। अगला रूल इन्होंने ये भी कहा है कि जो बैट्समैन आ रहा है, जब कोई दूसरा एक बैट्समैन आउट होके गया, दूसरा बैट्समैन अंदर आ रहा है, तो उसको टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में केवल 2 मिनट ही मिलेंगे, 120 सेकंड्स ही मिलेंगे स्ट्राइक लेने के लिए। ठीक है, आपको आना है और 120 सेकंड में अपनी स्ट्राइक लेनी है। वहीं T20 क्रिकेट में ये टाइम रहेगा 90 सेकंड्स का। साथ ही ये भी बताया गया है कि फील्डिंग साइड से किसी भी प्रकार का अनफेयर या डेलिबरेट मूवमेंट होता है जब बॉलर रनिंग कर रहा हो बॉल करने के लिए, तो अंपायर इसमें जो है पेनल्टी लगाएगा 5 रन्स की। बैटिंग साइड को 5 रन दे देगा और बॉल को भी डेड बॉल करार देगा अगर फील्डिंग साइड से कोई भी अनफेयर या डेलिबरेट मूवमेंट होता है। साथ ही इसमें भी बताया गया है कि प्रैक्टिस ऑफ रनिंग आउट द नॉन स्ट्राइकर। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे बॉलिंग करता है कोई बॉलर, तो जो नॉन स्ट्राइकर होता है वो आगे निकल जाता है, तो बॉलर क्या करता है, उसको बॉल फेंकने से पहले ही उसको वहाँ से आउट कर देता है ना। तो उसको मैनकेडिंग बोलते हैं और इसको अनफेयर प्ले बोलते थे कि ये जो है खेल भावना के विरुद्ध है, लेकिन अब इसको लीगल बना दिया गया है। ठीक है, अब इसको रन आउट ही माना जाएगा मैनकेडिंग को। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि बैटर जो बैट्समैन है वो पिच के दायरे से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और इस तरह की जो बॉल होगी उसको डेड बॉल करार देगा अंपायर। और यदि कोई इस तरह की बॉल है, जो बॉलर ने इस तरह की बॉल कोई फेंकी है कि बैटर को ही मजबूर होना होकर पिच से बाहर जाना पड़े, तो इस तरह की बॉल नो बॉल कहलाएगी और फ्री हिट उसमें दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें, पहले जो बॉलर वो जो स्ट्राइकर है उसको रन आउट कर सकता था यदि वो देखे कि जो बैट्समैन है वो आगे आ रहा है ना, एडवांस डाउन द विकेट बिफोर एंटरिंग देयर डिलीवरी स्ट्राइक। तो देखिए, जब तक डिलीवरी लेने से पहले यदि बैट्समैन बहुत आगे जा रहा है तो बॉलर क्या है, उसको रन आउट का अटेम्प्ट कर सकता था। अब इसको डेड बॉल कहलाया जाएगा ये। विच बैंक हैज़ जॉइंड हैंड्स विद मिर्ची टू सेलिब्रेट द टीचर्स दैट ऑलवेज पुट यू फर्स्ट? किस बैंक ने ऑलवेज पुट यू फर्स्ट के तहत शिक्षकों को मनाने के लिए मिर्ची के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन देखिए IDFC फर्स्ट बैंक। तो देखिए, उन सभी टीचर्स को सेलिब्रेट करने के लिए जिन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है, उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाई है, IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पर रेडियो मिर्ची के साथ पार्टनरशिप की है
और एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें टीचर्स को धन्यवाद बोला जा रहा है और स्टूडेंट्स और टीचर्स की कुछ इम्पैक्टफुल स्टोरीज भी शेयर की जा रही हैं। तो ये जो कैंपेन है ये मिर्ची जॉक्स के साथ स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि टीचर्स और स्टूडेंट्स की कई इंस्पिरेशनल स्टोरीज बताई जा रही हैं। बाकी IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में आप जानते हैं, MD एंड CEO वी वैद्यनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, टैगलाइन ऑलवेज यू फर्स्ट है। हाल ही में हमने देखा था कि IDFC फर्स्ट बैंक ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC को ज्वाइन किया है। In order to reduce the burden on students, which state government will institute a no bag day rule in schools and a mandatory games period once a week. छात्रों पर बोझ कम करने के लिए कौन सी राज्य सरकार स्कूलों में नो बैग डे नियम और सप्ताह में एक बार अनिवार्य खेल अवधि स्थापित करेगी? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार। तो बिहार गवर्नमेंट नो बैग डे रूल स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने वाली है, साथ ही हफ्ते में एक बार गेम्स पीरियड भी रहेगा ताकि बच्चों पर जो बर्डन है वो कम हो सके। तो वीकली नो बैग डे, इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस जो है चलाई जाएंगी, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में कराई जाएंगी। बाकी हमने देखा था कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इंडिया का लार्जेस्ट रबर डैम इनोग्रेट किया है। वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $150 million लोन फॉर विच इंडियन स्टेट टू इम्प्रूव स्टेट्स फाइनेंसेस एंड सर्विसेज डिलीवरी। किस बैंक ने विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य के लिए राज्य के वित्त और सेवाओं में वितरण में सुधार के लिए $150 million के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर यहाँ ऑप्शन बी रहेगा, पंजाब। तो देखिए, पंजाब राज्य अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर पाए और पब्लिक सर्विसेज की जो एक्सेस है उसको बढ़ा पाए, इसलिए वर्ल्ड बैंक का जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है इन्होंने $150 million का लोन पंजाब के लिए जो है अप्रूव कर दिया है और इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का रहेगा, ग्रेस पीरियड 6 मंथ का रहेगा। बाकी आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर इन इंडिया ये हाल ही में नियुक्त किए हैं, कोटे डिवोर के हैं, अगस्टेटानो कोआमे। पंजाब की बात करें, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड CM दाहेसी वेब पोर्टल टू एड्रेस पब्लिक ग्रीवेंसेस? किस राज्य ने जन शिकायतों को दूर करने के लिए CM दाहेसी वेब पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, मणिपुर। तो मणिपुर में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि जो जनरल पब्लिक है वो अपनी कंप्लेंट्स ग्रीवेंसेस उसमें रजिस्टर कर सकें। तो इसको लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह ने इम्फाल में। पोर्टल का नाम है CM दाहेसी, यानी कि इंग्लिश में बात करें इन्फॉर्म टू CM। तो अपने यहाँ पर जो भी दिक्कत परेशानी है, ग्रीवेंसेज है, उनको रजिस्टर कर सकते हैं। मणिपुर की बात करें, कैपिटल इम्फाल है, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन्द्र सिंह हैं, गवर्नर ला गणेशन है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ डिसकंटिन्यूड 3 पुलिस मेडल्स दैट वर इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस वर्ष स्थापित किए गए 3 पुलिस पदक बंद कर दिए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है 2018। देखिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 3 पुलिस अवार्ड्स जिनको साल 2018 में तब के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा स्थापित किया गया था या फिर इंस्टीट्यूट किया गया था, उनको अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। जब ये अवार्ड्स बनाए गए थे तब कौन थे? राजनाथ सिंह। तो ये अवार्ड्स हैं पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक। ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल, स्टेट पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल्स एंड होम गार्ड्स को दिए जाते आ रहे हैं, तो अब इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। Reserve Bank of India has removed the Central Bank of India from its prompt corrective action framework imposed on it in the year of। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाए गए अपने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे से इस बैंक को हटा दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है 2017। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से अब रिमूव कर दिया है। क्यों रिमूव किया है? क्योंकि अब जो फाइनेंशियल कंडीशन है इस बैंक की, या फिर जो अलग अलग तरह के फाइनेंशियल रेशोज होते हैं जिसमें मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला है। आपको जानना चाहिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये किसी भी बैंक पर तब इम्पोज किया जाता है
जब बैंक के जो आंकड़े हैं या फिर बैंक का जो कार्य है वो उम्मीद से जो है मतलब जितना उम्मीद उससे है वैसा नहीं चल रहा है ना, यानी कि प्रॉफिटेबल भी नहीं है, रिस्की चल रहा है। कुछ सर्टेन रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड्स होते हैं जैसे कि कैपिटल टू रिस्क, वेटेड एसेट रेशो, नेट एनपीएज, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो इन पैरामीटर्स पर अच्छी परफॉर्मेंस बैंक की ना चल रही हो तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको अपनी जांच के दायरे में रखता है। तो कोई भी मेजर फैसला होता है तो उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो कोई बैंक यदि इसके अंदर आता है इसका मतलब बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बैंक सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। अब यहाँ से रिमूव कर दिया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, इसका मतलब कि बैंक अब स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में जून 2017 में रखा था, क्योंकि इसके जो एनपीए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो काफ़ी बढ़ गए थे और जो रिटर्न ऑफ एसेट्स है ये भी निगेटिव हो गया था। The Reserve Bank of India has okayed the appointment of Rama Subramaniam Gandhi as the non-executive part-time chairman of which bank for a tenure of 3 years। भारतीय रिजर्व बैंक ने राम सुब्रमण्यम गांधी को किस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में 3 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राम सुब्रमण्यम गांधी को यस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया है 3 साल के लिए। आपको जानना चाहिए जो रामा सुब्रमण्यम गांधी हैं ये फिलहाल फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिसी एक्सपर्ट एंड एडवाइज़र हैं। इसी तरह का एक और करंट अफेयर्स हम साथ में देखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पी.आर. रवि मोहन को ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन के रूप में रीअपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है अगले 3 साल तक के लिए। तो 21 दिसंबर 2022 से इनका कार्यकाल ये शुरू हो जाएगा 3 साल के लिए। नेम द रशियन कॉस्मोनॉट हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्टे इन स्पेस, डाइड एट एज 80। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिनके पास अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड है और 80 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, वैलेरी पोलियाकोव। तो कॉस्मोनॉट वैलेरी व्लादिमीरोविच पोलियाकोव, इनके नाम स्पेस में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड है। इनका हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये रशियन हैं, इसलिए रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अनाउंस किया है। आपको बता दें ये स्पेस में 437 दिन तक अकेले रहे हैं मीर स्पेस स्टेशन में। तो ये 8 जनवरी 1994 से मार्च 22, 1995 तक की बात है। Which ministry has signed an MOU with Bank of Baroda and HDFC Bank under the SPERS System for Pension Administration Initiative? किस मंत्रालय स्पर्स सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन पहल के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक MOU साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा एंड HDFC बैंक के साथ, किसके तहत? स्पर्स यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा के तहत। तो इसके तहत 17 लाख डिफेंस पेंशनर्स को इस जो ये सिस्टम है स्पर्स सिस्टम, इसके दायरे में लाना है। आपको जानना चाहिए स्पर्स एक वेब बेस्ड सिस्टम है। इसके तहत जो भी डिफेंस पेंशनर्स हैं तो उनका जो भी उनकी पेंशन है वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में चली जाती है और जो भी उनके क्लेम्स हैं, पेंशन क्लेम्स हैं, उनको प्रोसेस करने के लिए भी इसी वेब बेस्ड सिस्टम को यूज़ किया जाता है। इसका नाम है स्पर्स। व्हाट इज़ हेमकोश रिसीव्ड रिसेंटली बाय PM नरेंद्र मोदी? हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को प्राप्त हेमकोश क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, एसएमएस डिक्शनरी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एसएमएस डिक्शनरी हेमकोश का ब्रेल वर्जन प्राप्त किया है जयंत बरुआ से न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए हेमकोश ये एक एसएमएस लैंग्वेज में डिक्शनरी है, संस्कृत स्पेलिंग्स पर आधारित है और इसको कंपाइल किया गया हेमचंद्र बरुआ के द्वारा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल? उत्तर पूर्व से उत्तर चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं?
तो नॉर्थ ईस्ट रीजन से पहले व्यक्ति कौन बने जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट चैनल को क्रॉस किया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एल्विस अली हजारिका। तो वेटरन असमीज स्विमर एल्विस अली हजारिका, ये पहले व्यक्ति बने हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन से जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है। नॉर्थ चैनल के बारे में आपको जानना चाहिए, ये स्ट्रेट है किसके बीच में? नॉर्थ ईस्टर्न नदर्न आइलैंड एंड साउथ वेस्टर्न स्कॉटलैंड के बीच में। तो एल्विस और इनकी टीम ने 14 घंटे 38 मिनट में ये अचीवमेंट प्राप्त की है। साथ ही मिस्टर एल्विस ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर बन गए हैं जिन्होंने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है। Which company has announced 3 new solar farms in India with a combined capacity of 420 megawatt as it aims to use 100% renewable energy across its business by 2025? किस कंपनी ने भारत में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 3 नए सौर फर्मों की घोषणा की है, क्योंकि इसका लक्ष्य 2025 तक अपने व्यवसाय में 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अमेजॉन। तो आपको जानना चाहिए अमेजॉन इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं जिनके तहत राजस्थान में 3 सोलर फार्म्स को स्थापित किया जाएगा। कंबाइंड एनर्जी कैपेसिटी इनकी 420 मेगावाट्स 420 मेगावाट की रहेगी। तो इनमें से 210 मेगावाट प्रोजेक्ट तो रिन्यू पावर द्वारा डेवलप किया जाएगा, 100 मेगावाट प्रोजेक्ट एम्प एनर्जी इंडिया द्वारा डेवलप किया जाएगा और 110 मेगावाट प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल के द्वारा। तो टोटल कैपेसिटी इसकी 10,76,000 मेगावाट आवर्स की रहेगी। इतनी एनर्जी ये जनरेट कर सकेगा हर साल। तो ये इतनी एनर्जी है कि लगभग हर साल न्यू दिल्ली में 3,60,000 घर जो हैं इससे पावर प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य स्थित लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, महाराष्ट्र। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सोलापुर महाराष्ट्र, इसको हम किसी भी तरह का जो बैंकिंग बिजनेस है उसको कंडक्ट करने से प्रोहिबिट कर रहे हैं, चाहे उसमें डिपॉजिट एक्सेप्ट करने संबंधित हो या फिर डिपॉजिट रीपेमेंट से संबंधित हो। किसके तहत किया गया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की सेक्शन 5B सेक्शन 56 के तहत। आपको बता दें इस बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, ना ही कुछ अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं। इसके लिक्विडेशन के बाद जो भी डिपॉजिटर है तो उसको 5 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम है वो मिल जाएगा एज पर DICGC एक्ट 1961। WWF India and which foundation have joined hands for red panda transboundary conservation in Sikkim and Kalimpong district of West Bengal? WWF इंडिया और किस फाउंडेशन ने सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में रेड पांडा ट्रांसबाउंड्री कंजर्वेशन के लिए हाथ मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, SBI फाउंडेशन। तो SBI फाउंडेशन और WWF इंडिया इन्होंने एक पार्टनरशिप की है जिसके तहत जो कंचनजंगा लैंडस्केप है सिक्किम में और वेस्ट बंगाल में जो रेड पांडा का जो हैबिटेट है तो उसको जो है बचाने के लिए या फिर उसकी सेफ्टी के लिए ये MOU साइन किया गया है। जो रेड पांडा का की हैबिटेट होता है उसके सेफ गार्डिंग के लिए सिक्किम और वेस्ट बंगाल में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम जिम्बाब्वे टू विन ICC मंथली अवार्ड? ICC मासिक पुरस्कार जीतने वाले जिम्बाब्वे के पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, सिकंदर राजा। तो ऑलराउंडर सिकंदर राजा इन्होंने इतिहास रच दिया है क्योंकि ये फर्स्ट जिम्बाब्वेन प्लेयर बने हैं जिन्होंने ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। तो ये इन्होंने अवार्ड जीता है अगस्त में। आप सभी जानते हैं कि ICC हर महीने बेस्ट मेंस एंड वीमेंस प्लेयर को जो है घोषित करता है। तो ऑस्ट्रेलिया की ताहिला मैग्रो इन्होंने वीमेंस कैटेगरी में अवार्ड जीता है अगस्त महीने के लिए और सिकंदर राजा ने जिम्बाब्वे की ओर से जिम्बाब्वे से है ये, इन्होंने जीता है मेंस कैटेगरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्ग्लोमरेट? निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे मूल्यवान समूह है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अडानी ग्रुप। तो आपको जानना चाहिए यहाँ पर अडानी ग्रुप ने टाटा ग्रुप को पीछे छोड़ दिया है ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में। तो हाल ही में
BSE पर 22 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन इसने प्राप्त की है, जो कि सबसे ज़्यादा है भारत में। आपको बता दें जो अडानी ग्रुप है, टोटल इसमें 9 फर्म्स हैं, जिनमें कि हाल ही में एक्वायर किए गए अंबुजा सीमेंट ACC लिमिटेड भी है। तो टोटल इन सभी फर्म्स की जो वैल्यू रही मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 22 लाख करोड़ रुपीज़ की रही है, जो कि टाटा ग्रुप के साथ जो कंपनीज हैं 27 कंपनीज हैं, तो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ है, तो उनसे ज़्यादा हो गई है। अडानी ग्रुप की होगी 22 लाख और जो टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं इनकी हुई 20 लाख करोड़। और तीसरे नंबर पर है अंबानी की जो कंपनीज है, 9 कंपनीज हैं इसमें, ये तीसरे नंबर पर है 17 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। Which state has approved a livelihood action plan worth ₹261 crore for regeneration of coastal ecosystem? किस राज्य ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के उत्थान के लिए 261 करोड़ रुपए का आजीविका कार्य योजना को मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है ओडिशा। आपको जानना चाहिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक लाइवलीहुड एक्शन प्लान जिसका बजट 261 करोड़ रुपए का है, इसको अप्रूव कर दिया है। किस लिए? कोस्टल इकोसिस्टम के रीजनरेशन के लिए, ताकि साथ ही जो कोस्टल रीजन में जो लोग रहते हैं तो उनका जो जीवन है उसको और सुधार लाने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ कई तरह की दिक्कतें जो कोस्टल एरिया में रहते हैं लोग उनको फेस करनी पड़ती है। तो इस तरह का एक एक्शन प्लान बनाया जाए ताकि किसी भी तरह का मौसम हो, किसी भी तरह की कंडीशन हो, उन लोगों को कोई समस्या ना हो। यही आप देख सकते हैं 2026-27 तक इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Which country currently holds the presidency of the Asia Pacific Institute of Broadcasting Development AIBD? वर्तमान में एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD की अध्यक्षता किस देश के पास है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए भारत की जो प्रेसिडेंसी है कहाँ पर? एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट में, इसको और 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए कि जो फिलहाल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है प्रसार भारती एंड डायरेक्टर जनरल है दूरदर्शन के मयंक कुमार अग्रवाल, ये इस एजेंसी के प्रेसिडेंट हैं। किसके? AIBD के, यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट यही हैं मयंक कुमार अग्रवाल। आपको जानना चाहिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इसकी स्थापना साल 1977 में हुई थी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यानी कि UNESCAP की, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये कार्यरत है। इसके फिलहाल 26 यानी कि 26 कंट्रीज इसके फुल मेंबर्स हैं और 43 ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ये रिप्रेजेंट की जाती है। 52 एफिलिएट मेंबर्स हैं। The Asian Development Bank has reduced the economic growth projection in India for 2022-23 to what percent from 7.2% earlier? एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है 7%, 7%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको स्लैश कर दिया है, घटा दिया है। 2022-23 की अगर हम बात करें तो पहले 7.2% बताया था, अब इसको 7% इन्होंने बताया है। आपको जानना चाहिए भारत की जो इकोनॉमी है ये 13.5% से ग्रू की है 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर में, यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एंड विच IIT अनाउंस्ड देयर CSR एसोसिएशन एंड लॉन्च्ड द सेव एनर्जी मिशन? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और किस IIT ने अपने CSR एसोसिएशन की घोषणा की है और ऊर्जा बचाओ मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा IIT मद्रास। तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि IITM, इन्होंने अपने CSR एसोसिएशन को अनाउंस किया है, साथ ही कोटक IITM सेव एनर्जी मिशन भी लॉन्च किया है। आपको बता दें कोटक का जो ये CSR प्रोजेक्ट है ये इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। इसके तहत जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है ये IIT मद्रास की फंडिंग करेगा ताकि पूरे देश भर में 5 इस तरह के सेंटर खोले जा सकें जो एनर्जी एफिशिएंसी को जो है प्रमोट करें। किसके लिए? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर के लिए। विच कंट्री वॉन द 2022 UN इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड? किस देश ने 2022 UN इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स और WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया।
तो देखिए यहाँ पर भारत का जो एफर्ट है हाइपरटेंशन के खिलाफ, जो भारत के इनिशिएटिव हैं उनको सराहना मिली है और इस इनिशिएटिव ने यूएन अवार्ड जीता है। किससे संबंधित है ये? हाइपरटेंशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए। तो भारतीय गवर्नमेंट के जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था। क्या नाम है? इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और इसको अवार्ड दिया गया है यूएन के द्वारा। ये इनिशिएटिव 2017 में लॉन्च किया गया था। तो अवार्ड का नाम है 2022 यूएन इंटरेजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क USA में इसको ये अवार्ड दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड विद विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ चेन्नई कोस्ट। भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ चेन्नई तट पर युद्ध अभ्यास संयुक्त अभ्यास किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है US। तो देखिए इंडो US कोस्ट गार्ड जॉइंट एक्सरसाइज, इसका नाम अभ्यास 122 है। ये हाल ही में संपन्न हुई है चेन्नई कोस्ट पर। तो रेस्क्यू, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, इस तरह के जो है यहाँ पर टास्क इन दोनों ही कोस्ट गार्ड द्वारा किए गए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स की कोस्ट गार्ड कटर मिजेट ये 4 दिन की विजिट पर है भारत में, तो उसी दौरान किया गया है। हु वॉज अवॉर्डेड द पैन जर्मनी हरमन कैस्टन प्राइज? पैन जर्मनी हरमन कैस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मीना कंदस्वामी। तो देखिए इंडियन ऑथर एंड पोएट मीना कंदस्वामी, इन्हें इस साल का हरमन कैस्टन प्राइज दिया गया है। किसके द्वारा? पेन सेंटर के द्वारा। कई सारे इनके नोटेबल वर्क्स हैं, आप देख सकते हैं। आपको जानना चाहिए जो ये हरमन कैस्टन प्राइज है ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जो जर्नलिस्ट एंड ऑथर्स का जो प्रोसिक्यूशन है, यानी कि उन पर जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ खड़ा होता है, उसके खिलाफ लिखता है या बोलता है। ये अवार्ड स्पॉन्सर्ड है हेसियन मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, रिसर्च एंड आर्ट्स के द्वारा। तो ये अवार्ड नवंबर में दिया जाएगा और इसमें कैश प्राइज है 20,000 यूरोस का। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर इनोग्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ द लोक मंथन प्रोग्राम इन विच सिटी? उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर ने किस शहर में लोक मंथन कार्यक्रम के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, गुवाहाटी। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर इन्होंने लोक मंथन प्रोग्राम के 3rd एडिशन को इनोग्रेट किया है गुवाहाटी, असम में। आपको बता दें इसका थीम रहा लोक परंपरा, लोक ट्रेडिशंस and how लोक traditions have kept our cultural consciousness intact and strengthened our feeling of national selfhood. National Cadet Corps and which agency has signed a memorandum of understanding to tackle the issue of plastic pollution? राष्ट्रीय कैडेट कोर और किस एजेंसी ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, UNEP। तो आपको जानना चाहिए नेशनल कैडेट कोर्प्स और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP इन्होंने एक MOU साइन किया है। तो इस MOU के तहत जो पुनीत सागर अभियान है और टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी प्लास्टिक पोल्यूशन है और वाटर बॉडीज़ को क्लीन करने का जो टास्क है तो उसको मिलकर किया जाएगा NCC और UNEP के द्वारा। तो यूथ को इंगेज किया जाएगा इस काम में ताकि क्लीन जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको क्लीन किया जा सके या प्रमोट किया जा सके कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको क्लीन रखें। आपको जानना चाहिए NCC ने पुनीत सागर अभियान 1 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था। इसका एम यही था कि जो भी सी शोर्स हैं, सी के जो किनारे हैं तो उनको साफ रखा जाए, वेस्ट मटेरियल वहाँ पर ना मिले। UNEP के बारे में आपको जानना चाहिए हेडक्वार्टर्स नैरोबी केन्या में महत्वपूर्ण रहेगा, कई बार पूछा जाता है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंगर एंडरसन है। फॉर्मेशन इसका 5 जून 1972 को हुआ था। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलोज के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।